अच्छा देखिए, हमने जो अपनी तीसरी क्लास में जो काम डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने अपनी तीसरी क्लास को एंड किया था, उसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 1 की ट्रांजैक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हमने कर ली थी। ठीक है जी। अभी चौथी क्लास सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट लेंगे जिन्होंने पहली, दूसरी, तीसरी क्लास अटेंड कर ली है, सिर्फ वो चौथी क्लास लेंगे। सही है जी। जिनकी अगर पहली दूसरी क्लास ले ली, तीसरी क्लास में से गए और वो समझ रहे हैं कि हाँ यार बेसिक चल रहा है, और चौथी क्लास में आप आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आएगी बात, लाउड एंड क्लियर। ये उन स्टूडेंट से बात की जा रही है जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था। तो वो स्टूडेंट जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था और उन्होंने अगर कोई तीसरी क्लास मिस कर दी है, तो उनको चौथी क्लास वाला काम समझ नहीं आएगा। सही है जी। मैं अपने काम को कंटिन्यू करूंगा। सही है जी। एक्सरसाइज नंबर 1 मैंने आपको दी थी और इसके हवाले से मैंने आपको टास्क भी कुछ दिए थे। क्या टास्क दिया था कि आपने इस एक्सरसाइज को एक दफा इस अंदाज से करना है कि पहले बनाना है, क्या बोलिए, स्ट्रक्चर, और फिर क्या बनानी है, एंट्रीज। और फिर दूसरा टास्क मैंने आपको क्या दिया था कि वही सारी ट्रांजेक्शंस की आपने क्या बनानी है, बोलिए, एंट्रीज बनानी है बिना स्ट्रक्चर के। अब मैं जा रहा हूं एक्सरसाइज नंबर 2 पे। एक्सरसाइज नंबर 2 which is on page number 8. Started in business with rupees 1,20,000 कैश, राइट। थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा क्योंकि मैंने पिछली क्लास के अंदर बहुत स्लो मूव किया, कई दफा चीजों को रिपीट किया, माइंड बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिनकी अगर तीसरी क्लास उन्होंने नहीं अटेंड की, चौथी क्लास में उनको समझ नहीं आएगा, क्योंकि अकाउंटिंग की अभी चल रही है बेसिक्स, और बेसिक की कोई भी क्लास मिस होती है तो अगला लम्हा जो है वो उनको समझ नहीं आएगा। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 2 की ट्रांजेक्शन नंबर 1। स्टार्टेड इन बिजनेस विद रुपीज 1,20,000 कैश। रिकॉर्डिंग किसके हवाले से करेंगे, बिजनेस। तो बिजनेस में क्या आया, बोलिए, कैश। और बिजनेस का दूसरी तरफ क्या बढ़ा, बोलिए, कैपिटल। कैश बिजनेस का क्या है, एसेट। कैपिटल बिजनेस की क्या है, स्पेशल लायबिलिटी। कैश बिजनेस का एसेट है, उसमें इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल बिजनेस की स्पेशल लायबिलिटी है, उसमें भी इंक्रीज हो रहा है। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, और कैपिटल या स्पेशल लायबिलिटी जब बढ़ेगी या लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हमने क्या किया, इसको रखा और इसको लिया, और हमने यहाँ पे बनाई एंट्री, कैश डेबिट किया और कैपिटल को हमने करा दिया, बोलिए, क्रेडिट। कितना, 1,20,000। डन। नंबर 2, मशीनरी परचेज फॉर कैश। मशीनरी खरीदी है कैश पे करके। हमने सबसे पहले क्या बनाना है, स्ट्रक्चर, और उसके बाद हमने उस स्ट्रक्चर को देख के क्या बनानी है, एंट्री। तो हमें पहला वर्ड क्लिक हुआ कैश का, तो हमने मशीनरी खरीदी है तो पैसा हमारे पास से गया है। तो कैश बिजनेस का क्या है, एसेट। उस एसेट में डिक्रीज हुआ, तो एसेट जब डिक्रीज होता है तो करते हैं क्रेडिट। कैश क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि हमने क्या खरीदी है, बोलिए, मशीनरी। मशीनरी बिजनेस का क्या है, एसेट, और इस एसेट में क्या हुआ, बोलिए, इजाफा। और एसेट जब बढ़ता है तो क्या किया, डेबिट। सर हम डेबिट ऊपर लिखते हैं, क्रेडिट नीचे लिखते हैं, सही है जी। ये आपने क्या किया, क्रेडिट ऊपर आ गया, डेबिट नीचे आ गया। ये हम बना रहे हैं सिर्फ स्ट्रक्चर अपने लिए, ठीक। कि हमने अगर किसी भी अकाउंट को क्रेडिट किया तो क्यों किया, वी नो द रीजन, कि कैश क्योंकि बिजनेस का एसेट है, उसमें डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द डबल एंट्री दैट वी आर पासिंग राइट नाउ। तो स्ट्रक्चर बनाते वक्त क्रेडिट ऊपर डेबिट नीचे, डेबिट ऊपर क्रेडिट नीचे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को जवाब दे हूं कि मैंने अगर क्रेडिट किया या डेबिट किया तो क्यों किया। एंट्री जब मैं बनाऊंगा तो देखूंगा पहले आएगा डेबिट, फिर नीचे राइट साइड पे जस्ट टू रिफ्लेक्ट दैट क्रेडिट इज राइट, डेबिट इज लेफ्ट। कितना अमाउंट है, बोलिए, 60,000। नंबर 3 पे जल्दी से आइए, कैश परचेज ऑफ गुड्स। माल खरीदा है किस पे, कैश पे। अब आपको मैंने बताया था कि माल जब खरीदते हैं हम लोग कैश पे या क्रेडिट पे,
तो आया उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे परचेज का नाम देके, या तो नाम क्या देंगे इन्वेंट्री का। अगर परचेज का अल्फाज इस्तेमाल किया तो परचेज बिजनेस का एक्सपेंस होता है, और अगर इन्वेंट्री का वर्ड इस्तेमाल किया तो इन्वेंट्री बिजनेस का एसेट होता है। सर कब मैं परचेज का वर्ड इस्तेमाल करूंगा? जब एक रिकॉर्डिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है जिसको हम नाम देते हैं पीरियोडिक सिस्टम। सर ये क्या होता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो लोग अगर जो परचेज का अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब वो एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। उस सिस्टम का नाम क्या होता है रिकॉर्डिंग का? पीरियोडिक सिस्टम। तो पीरियोडिक सिस्टम में जब भी माल खरीदा जाएगा तो किस अल्फाज से पुकारेंगे? परचेज। और परचेज बिजनेस का क्या होता है? एक्सपेंस। सर ये पीरियोडिक सिस्टम क्या है? विल डिस्कस लेटर। सर अगर हम लोग वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं इन्वेंट्री का, तो ये जिस सिस्टम के थ्रू अल्फाज इस्तेमाल हुआ इन्वेंट्री का, इस सिस्टम को बोलते हैं परपेचुअल सिस्टम। और परपेचुअल सिस्टम में जब भी माल खरीदेंगे किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? बोलिए इन्वेंट्री। और इन्वेंट्री बिजनेस का क्या होता है? बोलिए एसेट। इन्वेंट्री बिजनेस का क्या होगा? बोलिए एसेट। तो हमने यहाँ पे कौन सा अल्फाज इस्तेमाल कर लिया? हम चाहते तो इन्वेंट्री का वर्ड इस्तेमाल कर ले, कोई मसला नहीं है, ये बात दोनों हो चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल दोनों में से एक अल्फाज इस्तेमाल फॉलो करें। एक्सपेंस है बिजनेस का, उसमें इंक्रीज हुआ, क्या किया जाएगा? बोलिए डेबिट। किस पे खरीद रहे हैं? कैश पे। तो कैश बिजनेस का क्या है? बोलिए एसेट। उसमें क्या हो रहा है? बोलिए डिक्रीज। तो क्या किया जाएगा? बोलिए क्रेडिट। तो मैं इन दोनों को उठाऊंगा और इसको उठाऊंगा, एंट्री बनाऊंगा। बोलिए purchases debit and cash credit, amount 15,000. Number 4, credit purchases. Credit purchase, सर ये किसकी बात हो रही है? Purchases का वर्ड अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है? माल की बात हो रही है। Purchase का वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है? माल की बात हो रही है। किस पे खरीदा है? उधार पे। देखिए बेटा एक बात बताऊं, आपने अगर बेसिक्स को बिल्कुल स्मूथली लेके चल रहा है तो इस अजम्पशन पे नहीं चलिएगा कि हाँ यार तीसरी क्लास मिस हो गई तो चौथी में हो जाएगा, पूरी अलाइनमेंट आउट हो जाएगी। देखिए मैं बार बार इस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं। अगर मेरा पिछला एक क्लास भी मिस हो गई आपकी, पहली दूसरी, और आपने बोला तीसरी से, तो कहीं ना कहीं गैप होगा, और बेसिक में अगर गैप रह जाएगा तो आपको आगे बड़े मसाइल आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे बार बार ये बोल रहा हूँ कि अगर आपकी शुरू की 3 क्लासेस मिस हुई हुई हैं तो आप चौथी क्लास में मुझसे एक्सपेक्टेशन मत क्रिएट कीजिएगा, और आप अपने आप से सवाल करें कि आपको मेरी बातें क्यों समझ नहीं आ रही। तो मैं बोलूंगा भाईजान पीछे 3 क्लासेस हो चुकी हैं, आपने अगर वो ली हैं तो जरूर समझ आ रही होगी बात। नहीं ली, कुछ कुछ समझ आ रहा है, तो उसका मतलब फॉल्ट यहाँ पे नहीं है, बेसिकली उसकी जो सीक्वेंस थी ना वो आउट हो गई है। अब बताइए नंबर 4, क्रेडिट परचेज, यानी कि माल किस पे खरीदा है? बोलिए उधार पे। तो माल जब खरीदा उधार पे तो मैं इसको किस नाम से पुकारूंगा? परचेज। माल जब भी रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, वैसे तो ऑप्शन होते हैं परचेज का अल्फाज या बोलिए इन्वेंट्री का, लेकिन हमने अभी फिलहाल कौन से चूज किया? मैं बोलिए परचेज का। तो परचेज बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस। उसमें क्या हुआ? इंक्रीज। क्या करेंगे? डेबिट। डन। खरीदा है किस पे? उधार पे या कैश पे? उधार पे। तो पैसे देने हैं या लेने हैं? देने हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया? पेबल। सही है जी। और पेबल जिसकी अदायगी करनी है, मतलब लायबिलिटी बिजनेस की क्या हो रही है? बोलिए इंक्रीज। क्या करेंगे? बोले क्रेडिट। भाईजान सर मैं पेबल का अल्फाज इस्तेमाल करूं या मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं अकाउंट्स पेबल का, जिसको मैं A/P करके लिखता हूं, मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं क्रेडिटर्स का, ठीक, मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं सप्लायर का। सही है जी। तो इसका मतलब मैंने यहां पे अपने पास कितने अल्फाज इस्तेमाल कर लिए पेबल के लिए? पेबल कहूं, अकाउंट्स पेबल कहूं, क्रेडिटर कहूं, या मैं क्या कहूं? बोलिए सप्लायर कहूं। ये क्या है? कारोबार की लायबिलिटी। आसान अल्फाज जो हर बंदे की जुबान पे आ सकता है। जब पैसे देने होते हैं तो बोलेंगे पेबल, जब लेने होंगे तो बोलेंगे रिसीवेबल। तो ये वो अल्फाज है जो हर बंदे की जुबान से खुद ब खुद निकल सकता है बड़े आराम से। जब ये अल्फाज निकल गया तो मैंने कहा कि यार आप इसको अकाउंट पेबल भी बोल सकते हैं, मैंने कहा इसको आप सप्लायर भी बोल सकते हैं, मैंने आपको कहा क्रेडिटर भी बोल सकते हैं। मैंने देखें पहले ये अल्फाज ये या ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया, मैंने वो अल्फाज इस्तेमाल किया
जो सिचुएशन किसी भी बंदे के सामने रखी जाए और पूछा जाए कि बेटा देने हैं पैसे या लेने हैं, तो वो बोलेगा सर पे करने हैं। तो पे करने हैं तो मतलब पेबल, तो वो अल्फाज जो हर बंदे की जुबान से आराम से निकल गया, दैट वाज पेबल। बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। तो आप बताइए एंट्री क्या बनाऊंगा? परचेजेस डेबिट। मैं अभी लिख तो चुका हूं पेबल, अकाउंट्स पेबल वगैरह वगैरह, लेकिन अभी भी सिंपल अल्फाज लेके चल रहा हूं। अमाउंट कितना? 22,000। ठीक। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 5 कैश सेल्स। माल बेचा है किस पे? बोलिए। माल बेचा है कैश पे, राइट। जब मैं बिल्कुल बेसिक कर रहा हूं और बेसिक इस तरह से कराई जा रही है कि पहले एंट्री नहीं आ रही। देखो मैं ट्रांजैक्शन पढ़ रहा हूं और एक अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूं कि मैंने किस नाम से पुकारना है। याद करें हमने तीसरी क्लास के अंदर बोला था ये है टाइटल, ये किस हेड में फॉल करता है, कि ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है। थर्ड क्लास वाज दी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। इस तरह से ये क्या है? ये क्या है? टाइटल। ये क्या है? हेड ऑफ अकाउंट। ये क्या है? इंक्रीज डिक्रीज। यहां पे क्या लग गए? रूल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको रूल्स याद है तो वो फौरन आराम से डबल एंट्री कर रहा हो। रूल्स रटना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उन रूल्स को अप्लाई करना इसमें थोड़ी सी मंतकें हैं। ये वाली बात समझ आई? तो रूल्स एकदम अप्लाई नहीं हुए कि डेबिट हो गया क्रेडिट हो गया। अरे क्या डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ? अरे जी हो गया, ये हुआ, ये हुआ। पूछा गया कि क्यों किया, कैश को डेबिट क्यों किया? आप ये नहीं बोलेंगे यार हमें बताया ही गया था। आप बोलेंगे देखो रिकॉर्डिंग करते हैं बिजनेस के हवाले से और कैश कारोबार में आ रहा है, एक्सक्यूज मी, कैश कारोबार में आ रहा है। कैश चूंकि बिजनेस का क्या है? बोलिए, एसेट है, और उस एसेट में क्या हो रहा है? इजाफा। तो अकाउंटिंग के रूल्स कहते हैं कि जब भी एसेट में इजाफा होगा तो क्या करेंगे? डेबिट। रटने का इसमें एलिमेंट क्या है? कुछ भी नहीं, सिवाय किस चीज के कि प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है। इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या बात बोली? एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे? डेबिट। तो रटने वाला एलिमेंट सिर्फ रूल्स के हवाले से, उन रूल्स को अप्लाई किस तरह से किया जा रहा है आपके सामने। नंबर 5 में क्या लिखी हुई बात? माल बेचा किस पे? बोले कैश पे। तो इसका मतलब हमें जो भी अल्फाज क्लिक हो जाए, पहले पैसे का अल्फाज क्लिक हो जाता है तो वहां पे लिख दें, सेल्स का अल्फाज क्लिक हो जाता है तो वहां पे लिख दें। मुझे यहाँ पे क्लिक हुआ सेल्स, तो सेल्स बिजनेस का क्या है? बोलिए, रेवेन्यू। उस रेवेन्यू में क्या हो रहा है? इंक्रीज। क्या किया जाएगा? क्रेडिट। पैसा आ गया, कैश की बात हुई, कैश कारोबार का क्या है? एसेट। उसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज। क्या करेंगे? डेबिट। स्ट्रक्चर बनाते वक्त फिर बोल रहा हूं क्रेडिट डेबिट ऊपर नीचे हो सकता है। एंट्री बनाते वक्त क्या करेंगे? पहले डेबिट लेंगे, थोड़ा सा राइट अलाइन करके, अमाउंट 28,000। नंबर 6 बताइए, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स, तो हमने यहां पे वर्ड लिया सेल्स, बिजनेस का। बोले शाबाश। रेवेन्यू, उसमें क्या हुआ? इंक्रीज। क्या किया? क्रेडिट। पैसा आ गया या पैसे की वसूली करनी है? वसूली करनी है। तो देखो जब वसूली करनी होगी तो हर बंदी की जबान से एक अल्फाज बड़े आराम से निकलेगा कि लेना है, रिसीव करना है। तो मैंने यहाँ पे वर्ड कौन सा लिया? रिसीवेबल। वसूली करनी है तो इसका मतलब ये मेरी मलकियत है, ये मेरा असासा है, सही है जी। ये बिजनेस का क्या है? एसेट। और इस वसूली में क्या हो रहा है? बोलिए, इजाफा हो रहा है। तो जब एसेट में इजाफा होगा तो हम लोग क्या करते हैं? रूल्स के मुताबिक डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनाएंगे? रिसीवेबल्स डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट। अमाउंट 9,800। 9,800। अच्छा जी, आगे बढ़े जल्दी से। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। नंबर 7। नंबर 6 में भी क्या है? माल बेचा उधार पे। नंबर 7 में भी क्या है? माल बेचा उधार पे। तो मैंने यहां पे लिखा
रिसीवेबल। सर रिसीवेबल क्यों आया? क्योंकि पैसे लेने हैं। बिजनेस का एसेट, उसमें इंक्रीज क्या करेंगे? डेबिट। और रिसीव क्यों करना है? क्योंकि हमने क्या की है? बोलिए, सेल्स। और सेल्स बिजनेस का क्या है? बोलिए, रेवेन्यू। और रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्रेडिट। तो एंट्री बनी, रिसीवेबल्स शॉर्ट में लिख दिया, रिसीवेबल्स डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट। अमाउंट कितना बनता है? 12,000। ठीक। नंबर 8। नंबर 8, नंबर 8, नंबर 8 पे आइएगा। क्या लिखी है बात? सही है जी। रिटर्न ऑफ गुड्स, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं क्रेडिट सेल्स रिटर्न। बेटा बात सुनना, इधर देखिए, जब आपने माल बेचा उधार पे इधर, तो एसेट बढ़ा, रेवेन्यू भी बोलिए बढ़ गया। जब माल वापस आया तो एसेट क्या हो जाएगा? कम। एसेट यहां पे तो बढ़ा, यहां पे क्या हो जाएगा? कम। और रेवेन्यू भी क्या हो जाएगा? बोलिए, कम। क्या ये वाली बात समझ आई? अब सुनो, एसेट को क्या नाम दिया था? रिसीवेबल का। उस एसेट जिसको आप कम कर रहे हैं वो है क्या? रिसीवेबल। वो जो रेवेन्यू जिसको अभी आप कम कर रहे हैं उसको आपने नाम क्या दिया? बोलो, सेल्स। क्या नाम दिया? सेल्स। एसेट कम होगा, रूल्स क्रेडिट। रेवेन्यू कम होगा, डेबिट। रुकिएगा जरा, भी मुझे बनानी है अब क्या? बोलिए, एंट्री। स्ट्रक्चर बनाते वक्त बार बार बोल रहा हूं, डेबिट क्रेडिट मैटर नहीं करता, ऊपर नीचे क्या है मैटर नहीं। ये जो मैं डबल एंट्री बनाने जा रहा हूं, ये उसकी वजाहत ये मैं लेते आ रहा हूं। अब बताइए, एंट्री बनाऊंगा तो क्या करेंगे? सेल्स, डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। अभी कॉपी नहीं कीजिएगा, अमाउंट 1000 कॉपी नहीं करना है। अब सुनो, सुनिए, ये काम जो किया, किसी को इसकी एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम है? आप ये कह रहे हैं कि भाई साहब सेल्स रिटर्न लिख दें आप, ठीक। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर सेल्स रिटर्न का वर्ड इस्तेमाल करें। तभी मैं वहां पे जा रहा हूं और करके एक काम को समझाने के लिए। रिसीवेबल बिजनेस का क्या है? एसेट है। एसेट में डिक्रीज हुआ, क्या करेंगे? क्रेडिट। ये वाला काम, ये वाली पहली लाइन, ये पहली लाइन सेम। मैं यहां पे वर्ड एक इस्तेमाल करने लगा हूं, सेल्स रिटर्न का। ये भी मुझे पता है कि एक अगर क्रेडिट तो दूसरे ने लाजमी तौर पे क्या होना है? डेबिट। ठीक है जी। अब ये बीच में क्या चल रहा है? सुनो, बीच में क्या चल रहा है जरा बात सुनिएगा। अगर मैं वर्ड कौन सा लेता हूं, सेल्स के साथ कौन सा वर्ड जोड़ा? रिटर्न का। तो सेल्स रिटर्न बेसिकली क्या है? ये मेरे रेवेन्यू को बढ़ा रहा है या कम करता है? रेवेन्यू जब सेल्स करते हैं तो रेवेन्यू क्या होता है? बढ़ता है। सही है जी। और जब माल वापस आया, सुनो, जब माल वापस आया, जब सेल की तो रेवेन्यू क्या हुआ? बढ़ा। जब माल वापस आया तो मैंने रेवेन्यू को क्या किया? कम किया। रेवेन्यू को किस नाम से पुकारा? सेल्स। मैंने सेल्स का अल्फाज इस्तेमाल किया है यहां पे, अभी मैंने कोई और अल्फाज जोड़ा नहीं। क्या अल्फाज इस्तेमाल किया? सेल्स। सेल्स क्या है? बोलिए, रेवेन्यू।
ठीक, सेल्स क्या है बोलिए, रेवेन्यू। अब अगर मैं यहाँ पे वर्ड सेल्स के साथ जोड़ता हूं रिटर्न का, तो क्या सेल्स रिटर्न रेवेन्यू है? नहीं। क्या सेल्स रेवेन्यू है? Yes, sir. क्या सेल्स रेवेन्यू है? Yes, sir. क्या परचेज एक्सपेंस है? Yes, sir. क्या कैपिटल स्पेशल लायबिलिटी है? Yes, sir. क्या रिसीवेबल एसेट है? Yes, sir. क्या सेल्स रेवेन्यू है? Yes, sir. तो सेल्स रिटर्न रेवेन्यू होगा? नहीं नहीं सर, सेल्स रिटर्न जो है ना वो रेवेन्यू को कम करता है। सेल्स रिटर्न रेवेन्यू को कम करता है। नहीं नहीं, सेल्स रिटर्न रेवेन्यू को कम करता है। क्या ये वाली बात समझ आई? मैं आपसे पूछता हूं, मुझे सिर्फ ये बताओ, सेल्स क्या है? रेवेन्यू। मैंने आपसे पूछा दूसरा सवाल, सेल्स रिटर्न क्या है? सर इसमें रेवेन्यू कम होता है। तो मैंने फौरन पूछा क्या सेल रिटर्न जो है वो भी रेवेन्यू? नहीं 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 सर, सेल्स रिटर्न ना रेवेन्यू को कम करता है। तो इसका मतलब सेल्स रिटर्न शोज रिडक्शन इन रेवेन्यू। सेल्स रिटर्न शोज रिडक्शन इन रेवेन्यू। तो सेल्स रिटर्न इज नॉट रेवेन्यू। सेल्स रिटर्न शोज रिडक्शन इन रेवेन्यू। तो हमने अकाउंटिंग में सेल्स रिटर्न को रेवेन्यू नहीं बोलना, हम बोलेंगे दिस इज रिडक्शन इन रेवेन्यू। रिडक्शन इन रेवेन्यू। तो रिडक्शन के लिए जो स्पेसिफिकली वर्ड इस्तेमाल हम लोग करेंगे वो कौन सा है? कॉन्ट्रा। और कॉन्ट्रा के साथ वर्ड क्या जोड़ेंगे? रेवेन्यू। तो व्हाट इज सेल्स रिटर्न? कॉन्ट्रा रेवेन्यू। क्या ये वाली बात समझ आई? बहुत सारे लोग यहाँ पे मजीद फाइन ट्यून हो रहे होंगे। सेल्स रिटर्न क्या है? रेवेन्यू? नहीं नहीं सर, रेवेन्यू नहीं है, ये तो रेवेन्यू को कम करता है। तो मैंने बोला अंग्रेजी में जरा दो अल्फाज का इस्तेमाल तो करें। सर ये ना रेवेन्यू को रिड्यूस करता है। तो जो अल्फाज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या है? कॉन्ट्रा का। कॉन्ट्रा का मतलब क्या है? रिडक्शन। किस चीज में रिडक्शन? रेवेन्यू। तो इस की रिडक्शन में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है? सिर्फ ये बताइए, रिडक्शन में क्या हो रहा है? इजाफा। सेल्स रिटर्न क्या है बोलो? कॉन्ट्रा रेवेन्यू। इस कॉन्ट्रा में इजाफा हो रहा है या कमी? इजाफा। बड़ा वाजे लिख रहा हूं। और सेल्स रिटर्न जिसको हमने बोला ये है कॉन्ट्रा रेवेन्यू, इसमें हो रहा है इजाफा। सही है? क्या हो रहा है? इजाफा। जब रेवेन्यू में इजाफा होता है तो क्या कहते हैं रूल्स? बोले रेवेन्यू जब बढ़ेगा तो क्या करोगे? क्रेडिट। और एक चीज जो रेवेन्यू में रिडक्शन हो को शो कर रहा है वो उसमें जब भी इजाफा होगा तो वो क्रेडिट नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा? बोलिए, डेबिट। तो सुनो जरा बेटा, अगर मैं वहां पे सुने कॉमर्स वाले स्टूडेंट जिन्होंने सेल्स रिटर्न का उन्होंने अल्फाज बोला, अगर वो यहां पे सेल्स रिटर्न लिखते हैं एंट्री तो सॉलिड, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि बताओ ये सेल्स रिटर्न है क्या, वो बोलेंगे सर सेल्स रिटर्न में मतलब होता ही है कि रेवेन्यू कम हो जाता है। तो अगर कोई शख्स कहे कि मैं सेल्स बोलूं या सेल रिटर्न बोलूं एक ही बात है, जाने दो, मैं बोलूंगा नहीं बेटा, सेल्स रेवेन्यू है, सेल्स रिटर्न रेवेन्यू नहीं है, ये कॉन्ट्रा रेवेन्यू है। तो देखो आपके पास अल्फाजों का कुछ बेहतर चुनाव मेरे ख्याल से आया होगा। कहा यह जाता है कि सेल रिटर्न की एंट्री क्या बनती है? सेल्स को डेबिट कराओ, रिसीवेबल्स को क्रेडिट कराओ। अगर सेल्स का वर्ड नहीं लिखना चाहते तो सेल रिटर्न लिख दो, नो प्रॉब्लम। एंट्री बिल्कुल सही बताई, लेकिन मैंने बोला यार एंट्री में अगर तुमने सेल्स को डेबिट किया तो तुमने जवाब दिया कि सेल्स चूंकि रेवेन्यू है कम हुआ डेबिट, बेहतरीन, मैं सेटिस्फाई हो गया। मैंने बोला अगर तुमने वर्ड इस्तेमाल किया सेल्स रिटर्न क्या, तो सेल्स रिटर्न भी रेवेन्यू। दिस इज द क्वेश्चन। सो सेल्स रिटर्न इज नॉट रेवेन्यू, सेल्स रिटर्न इज कॉन्ट्रा रेवेन्यू। व्हाट इज कॉन्ट्रा? रिडक्शन के लिए एक अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, सही जी। किसी भी चीज में रिडक्शन के लिए एक अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अल्फाज क्या है? कॉन्ट्रा। सर यहां पे किस चीज की रिडक्शन के लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? रेवेन्यू के लिए। तो मैंने क्या किया? कॉन्ट्रा रेवेन्यू। उसमें क्या हुआ? इजाफा। रेवेन्यू में जब इजाफा होता है तो क्या करते हैं? बोलो, क्रेडिट। और रेवेन्यू के अगेंस्ट में एक चीज आ रही है उसमें इजाफा हो रहा है, तो सर उसको क्या करेंगे? बोलिए, शाबाश, डेबिट। आई होप सो आपको बड़ा साफ सुथरा जवाब मिल गया होगा। अब मैं यहां पे एंट्री बनाऊंगा सेल्स रिटर्न
डेबिट और बोलो शाबाश रिसीवेबल क्रेडिट। कितना? 1000। क्या ये वाली बात समझ आई? तो मैं सेल्स का वर्ड इस्तेमाल करूं सेल रिटर्न के केस में, या सेल रिटर्न का वर्ड इस्तेमाल करूं सेल रिटर्न के केस में, कोई मसला नहीं, ठीक। लेकिन अगर वजाहत दी जाए कि सेल्स क्या है और सेल रिटर्न क्या है, तो दोनों का जवाब रेवेन्यू नहीं है। एक का जवाब क्या है बोलो? ये देखो, ये बात बड़ी वाज़ेह आपको दिख रही है कि सर रेवेन्यू को आपने डेबिट किया, क्या रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। सर आपने यहां पे सेल्स रिटर्न के साथ कॉन्ट्रा का अल्फाज इस्तेमाल किया, तो सिचुएशन जो है लफ्जों के हिसाब से थोड़ी सी चेंज हो रही है। आई होप सो आप लोगों को अल्फाज अब जो इस्तेमाल कर रहे थे वही अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसकी थोड़ी सी वजाहत मैंने आपके साथ शेयर कर ली। आगे बढ़े, आगे कौन सा है? The owner introduced further cash. The owner introduced further cash. बोलो बेटा, नंबर 9, further cash. Cash into business. तो cash increase डेबिट और कैपिटल स्पेशल लाइबिलिटी। अच्छा, मैं खुद भी बड़ा उकता जाता हूं कि यार बार बार मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, फिर एंट्री। अब देखिए, जब एक चीज से अगर एज एन स्टूडेंट आप बोर होना शुरू हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो चीज आपके दिमाग में बैक ऑफ माइंड चलना शुरू हो गई। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने उसको बड़े गौर से सुना समझा, जब एक्सेप्टेंस उसकी आ गई तो इसका मतलब अब हमें उस स्टेप को छोड़ के आगे बढ़ना। तो मैंने आपसे क्या बात कही कि सबसे पहले हम लोग करेंगे ट्रांजैक्शन पढ़ के स्ट्रक्चर बनाएंगे कि क्या चल रहा है, और फिर उस स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या बनेगी? एंट्री। शुरू की 3 एक्सरसाइजेस हमने स्ट्रक्चर की मदद से बनानी है एंट्री। चौथी एक्सरसाइज में मैं देखूंगा सवाल देके कि क्या स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी है या नहीं। आपने बना लिया, मैं कैसे आपसे पूछूंगा और उस चीज को स्किप करूंगा, यानी कि स्ट्रक्चर को। आपने एंट्रीज बना ली, मैंने पूछा यार बताओ जरा इसकी एंट्री क्या है, उसकी एंट्री क्या है, सबने आराम से बता दी। फिर मैं वहां पे एंट्री तो पूछ रहा हूँ, फिर पूछूंगा यार आपने फला चीज को डेबिट किया, क्यों किया? सर वो तो डेबिट होता है। नहीं, फिर उस वक्त आपने मुझे जवाब देना होगा कि सर मैंने डेबिट किया, ये वजह थी, मैंने क्रेडिट किया, ये वजह थी। आई होप सो आपको बात समझ आ रही है। तो आगे जाके मैंने स्ट्रक्चर को स्किप ही कर देना है, ठीक। लेकिन स्किप अगर करेंगे और आप एंट्रीज बताएंगे तो मैं उस वक्त आपसे पूछूंगा आपने क्रेडिट किया तो क्यों किया, डेबिट किया तो क्यों किया। उस वक्त ये नहीं बोलेंगे सर आपने बोला था। मैं जो भी बात कर रहा हूं उसको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। अब बताइए इसका क्या बनेगा? कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। अमाउंट जो भी है लिख दें। इसके बाद नंबर 10 जल्दी से बोलो। The owner introduced his personal car into business. तो यहाँ पे हमने मोटर कार या कार लिख दिया, कारोबार में आ रही है, एसेट इंक्रीज डेबिट, और ये जो कार कारोबार में आई ये ओनर ने इन्वेस्ट की है स्पेशल लाइबिलिटी, और इसमें क्या हुआ बोलिए? इंक्रीज क्या करेंगे? क्रेडिट। तो मोटा कार डेबिट और बेटा कैपिटल क्या होगा बोलिए? क्रेडिट। आप क्विकली आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 3 पे। इंशाल्लाह हमारी कल भी क्लास है जी। कल भी क्लास है, बिकॉज सेकेंड वीक में जाने से पहले कल जो हमारा वीक एंड हो रहा है उसमें एक सर्टेन काम निपटा दूं, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट वीक है मैंने आपसे कहा था मुझे 2 हफ्ते चाहिए। हाँ जी, वही तो बोल रहा हूँ, अल्लाह की कसम कल भी क्लास है। एक्सरसाइज नंबर, देखिए उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक से जो है नेक्स्ट वीक फिर रमजान शरीफ है। नहीं पहले रखेंगे। हाँ जी।
अच्छा, ये क्लासेस किसके लिए लगाई जा रही हैं? आप लोग के लिए लगाई जा रही है, सही है। आप तो अभी जाहिर सी बात है वेले हैं, हम लोग जाहिर सी बात है एक फैमिली, मतलब मैरिड लाइफ, फिर बच्चे हों, फिर 10 तरह के मामला आते हैं। तो फैमिली तो है, लेकिन एनीवेज कल लॉ की भी क्लास है। एक्सरसाइज नंबर 3। देखो बेटा, जितना जल्दी हम लोग बेसिक्स करके रेगुलर वालों के साथ कंफर्ट में आ जाएंगे, इस काम को जितना जल्दी किया जाए उतना उसमें आपके लिए बेहतरी भलाई है। इसके बेसिक्स में मैं कुछ नहीं करूंगा, ये नहीं कि 2-2 3-3 क्लासेस लेके चलें भाई अब रेगुलर में ज्वाइन कर लें। रेगुलर वालों के साथ मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, 2 साल इंटर कॉमर्स पढ़े हुए, 5 साल अकाउंटिंग पढ़े हुए वो बच्चे भी बैठे हैं जिन्होंने ओल्ड स्कीम के मुताबिक कैफ 1 दिया, पास हो गए। वो बच्चे ही बैठे हैं जिन्होंने ओल्ड स्कीम के मुताबिक कैफ 1 पढ़ा, फेल हो गए, वो भी साथ बैठे हुए। और उनके दरमियान आप लोगों ने बैठना है। तो ऐसा ना हो कि यार उनकी अंडरस्टैंडिंग आपके मुकाबले में ज्यादा हो। डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं एज मिलना है, लेकिन जब हमारा बेसिक वाला पोर्शन अच्छा समझ जाएगा ना, तो यार आप लोग बहुत कंफर्ट फील करेंगे इंशाल्लाह। नंबर 1 बताइए, शाबाश। स्ट्रक्चर, मेरा दिल नहीं कर रहा स्ट्रक्चर बनाने का, लेकिन मैं फिर भी बनाऊंगा फॉर द लास्ट टाइम। बोले इंक्रीज डेबिट, बोले बोलो बेटा। अमाउंट लिख दें आप। सेकंड, क्रेडिट सेल्स। मैंने वर्ड चूज किया यहाँ पे, चलें अभी रिसीवेबल का ही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं। रिसीवेबल, अक्सर लोग बोलते हैं कि सर पेबल नहीं आएगा। जब बेचते हो कोई चीज तो वसूली करनी है। वसूली मतलब रिसीवेबल, बिजनेस का एसेट इंक्रीज डेबिट। क्यों वसूली करनी है? क्योंकि आपने क्या की है, बोलिए, सेल्स। तो रूल्स के मुताबिक क्रेडिट एंट्री रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। बेटा बिल्कुल रिसीवेबल के नीचे सेल्स यूं नहीं लिखना है, मैं फिर आपको कह रहा हूं, यहां इस तरह से नहीं करना है। सेल्स के रिसीवेबल के बिल्कुल नीचे सेल्स नहीं लिखनी है। टू रिफ्लेक्ट दैट डेबिट इज लेफ्ट एंड क्रेडिट इज राइट। सही है जी, आगे बढ़िए जल्दी से। एक्सरसाइज 1, 2, 3 के अंदर चीजें मुसलसल रिपीट हो रही हैं। नंबर 3, कैश परचेज। क्लिक हो गया वर्ड कैश का पहले, तो कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट, परचेजेस एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। तो परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। नंबर 4, क्रेडिट परचेज। तो वर्ड क्लिक हुआ, परचेजेस का एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। वो स्टूडेंट जो बिल्कुल बेसिक पहली दफा कर रहे हैं अकाउंटिंग की, उनके साथ जो मसाइल आएंगे वो ये आएंगे कि सर एकदम आपको कैसे क्लिक हो गया कैश, कैसे क्लिक हो गया परचेज। आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो ये चीज आपकी खुद ब खुद खत्म होते चले जाएगी। तो वो लोग जो अभी जो नॉन कॉमर्स वाले हैं वो सोच रहे हैं सर आपने बड़े मजे से कैश परचेज लिख दिया, हमें ये चीज इतने आसानी से क्लिक नहीं हो रही। प्रैक्टिस करते जाओ, खुद आपका रिस्पॉन्स जरा तेज होना शुरू हो जाएगा। तभी मैंने एक्सरसाइज 1, 2, 3 के अंदर ट्रांजिशंस को मुसलसल रिपीट मोड पे डाला हुआ है। कुछ नया नहीं लेके आ रहा, ताकि वो चीज दिमाग में पक्की होते चले जाए। परचेज एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। इसके बाद कैश किस पे खरीद रहे हैं, किस पे खरीद रहे हैं, उधार पे। तो इसका मतलब
उधार पे जब कोई चीज ले रहे हैं तो इसका मतलब हमने अदायगी करनी है, तो वो बिजनेस की क्या है, लायबिलिटी। सर बढ़ कैसे रही है, जब किसी चीज की अदायगी करनी है तो उसमें तो इजाफा हो रहा है ना, किया क्रेडिट। परचेजेस डेबिट, मैं यहां पे वर्ड लिख रहा हूं क्या, पेबल। क्रेडिट अमाउंट मेंशन कर दें, यहां तो मैंने क्रॉस डाल दी। अच्छा जी, नंबर 5, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। माल क्या किया जा रहा है, बोलिए। माल हम वापस कर रहे हैं या माल हमको वापस आ रहा है, हम वापस कर रहे हैं। जब खरीदते हो तो वापस किया जाता है, और जब बेचते हैं तो वापसी हमें माल आता है। अब एक बात सुनिए बेटा, बात सुनना। जब आपने माल खरीदा उधार पे तो ये हुआ, ये हुआ। जब माल वापस करेंगे, जब माल वापस करेंगे तो जो हो चुका था उसको रिवर्स किया जाएगा। अच्छा जी, इधर देखो, एक्सपेंस को कम किया जाएगा और लायबिलिटी को भी। देखिए यार, वो बात तो बिल्कुल साफ है ना, जब खरीदते हो तो खर्चा बढ़ा, लायबिलिटी बढ़ी। जब माल वापस किया तो जो हो गया था उसको कम कर दो। बहुत सिंपल अल्फाज, एक्सपेंस कम कर देंगे, लायबिलिटी को कम कर देंगे। एक्सपेंस को कम कर दिया, लायबिलिटी को कम कर दिया। मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल, लायबिलिटी को किस नाम से पुकारा था, पेबल, और एक्सपेंस को किस नाम से पुकारा था, परचेज। डन। अभी वो वाली चीज क्लिक होना शुरू हो गई होगी जो आप बोल रहे होंगे सर परचेज रिटर्न लिख सकते हैं, मैं अभी उस चीज की भी वजाहत दूंगा। डन। मैंने यहाँ पे चूंकि एक्सपेंस लिखा तो इसके सामने परचेज का ही वर्ड आएगा। अब बताइए, रूल्स लगने, एक्सपेंस कम होगा क्रेडिट, लायबिलिटी कम होगी डेबिट। सबसे आसान तरीन काम। एंट्री बनेगी डेबिट ऊपर, क्रेडिट नीचे। स्ट्रक्चर में कोई मसला नहीं है, वो स्ट्रक्चर हमारे अपने लिए है। बोलिए, पेबल, डेबिट, और बोलिए परचेज, क्रेडिट। दूसरा सिनेरियो और करके लिख रहा हूं, मैंने यहां लिखा पेबल, बिजनेस की क्या है, लायबिलिटी, उसमें क्या हुआ, डिक्रीज। बोले डेबिट, क्रेडिट, डेबिट। अब अगर वर्ड में कौन सा इस्तेमाल करता हूं, परचेज रिटर्न का, सुनो, परचेज रिटर्न का अल्फाज इस्तेमाल करता हूं तो इसके सामने एक्सपेंस नहीं लिखूंगा। परचेज रिटर्न के सामने मैं एक्सपेंस नहीं लिखूंगा, इसके एक्सपेंस के साथ एक मैंने वर्ड जोड़ना है, वो क्या है, बोलिए कॉन्ट्रा। ये जरा कंफर्ट लेवल मिल जाते हैं आप, और आप खुद भी मेरे ख्याल से बेसिक सब जानते हैं अंग्रेजी की। ये जस्टिफाई होता है, परचेज रिटर्न इज नॉट एक्सपेंस, इट्स रिडक्शन इन एक्सपेंस, राइट। So if anything which is showing reduction in expense, for that reduction हमने कौन सा अल्फाज अकाउंटिंग में इस्तेमाल किया, कॉन्ट्रा का। ठीक, कॉन्ट्रा का मतलब ही क्या है, रिडक्शन, टू शो रिडक्शन। कॉन्ट्रा का मतलब एक और ले रहे हैं हम लोग, किसी भी चीज के अगेंस्ट में कुछ अगर आता है, एक्सपेंस के अगेंस्ट में जो आएगा कॉन्ट्रा, रेवेन्यू के अगेंस्ट में जो आएगा वो भी क्या है, कॉन्ट्रा। एक्सपेंस के अगेंस्ट में आ रही ये चीज, क्या आ रहा है, ये इसमें क्या हो रहा है, बोलिए इजाफा, तो क्या किया जाएगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, बोलो बेटा, पेबल, डेबिट, परचेज, रिटर्न, क्या करेंगे, शाबाश, क्रेडिट। परचेज, रिटर्न, क्रेडिट। अगली ट्रांजैक्शन कौन सी है, अगली ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, नंबर 6। कॉपी कर लें इसको।
सर रिडक्शन इन एक्सपेंस परचेज रिडक्शन इन एक्सपेंस। रिडक्शन के लिए अल्फाज मैंने रिडक्शन का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कॉन्ट्रा का किया। कॉन्ट्रा का मतलब ये रिड्यूस, ये रखे कोई भी नहीं है, आप ले लें। अच्छा जी, नंबर 6 जल्दी से आइए। नंबर 6 में वो क्या बोल रहा है? पेड रेंट बाय चेक। रेंट पे किया जा रहा है चेक के जरिए। आप मुझे बताएं, जब भी वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा चेक का, जब भी वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा चेक का, बेटा प्लीज बात नहीं करें, तो हम लोग चेक का वर्ड लिखेंगे नहीं, क्योंकि चेक की जो भी रिसीविंग होनी है, जो भी पेमेंट होनी है, वो थ्रू बैंक होनी है, तो बैंक का वर्ड आएगा। तो चेक पे कर रहे हैं, दे रहे हैं अपने रेंट की अदायगी के लिए, ठीक है जी। तो वो बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है हमारे कारोबार का क्या है, बोलिए, एसेट, उसमें क्या हो जाएगी? कमी। तो क्या करेंगे? क्रेडिट रेंट एक्सपेंस। और यानी कि बैंक बैलेंसेस में क्या हो रहा है? कमी हो रही है। क्या किया? क्रेडिट। सवाल पूछा गया क्यों हो रही है कमी? क्योंकि हम क्या दे रहे हैं? रेंट। और रेंट बिजनेस का क्या है? एक्सपेंस। उस एक्सपेंस में क्या हुआ? इजाफा। और एक्सपेंस में इजाफा होता है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो मैं एंट्री अपने पास बना रहा हूं, रेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट। नंबर 7 जल्दी से कॉपी करते हुए आइए। एंट्रीज का काम कुछ आज हम यहाँ क्लास में करेंगे और बाकी काम मैं आपको होमवर्क की सूरत में दूंगा, क्योंकि हमने अगली क्लास यानी कि जो हमारी 5th क्लास है उसके अंदर हमने काम शुरू कर देना है लेजर्स के हवाले से। जी हाँ, टी अकाउंट्स, आई मीन लेजर्स। लेजर्स कहें, टी अकाउंट्स कहें, हमने उस पे काम शुरू करना है। तो सॉरी मैं पाबंद करूंगा उन स्टूडेंट्स को स्पेशली कि जितना काम हम आज यहाँ पे करेंगे, सही है जी, वो सारा का सारा काम उन्होंने क्या करना है? घर पे लिख के प्रैक्टिस करनी है और अगली क्लास में आना है। देखिए, हमने कई दिनों का काम जो है वो समेट के चंद दिनों में करना है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग 2-2, 3-3, 4 दिन का गैप लें और फिर हम लोग काम को कंटिन्यू करें। ऐसे नहीं होगा। नंबर 7 पे आइए, क्या लिखी हुई बात? पेड सैलरीज। सैलरी जो हम देते हैं वो कारोबार के लिए क्या है? कारोबार का एक्सपेंस। उसमें क्या हुआ? इजाफा। क्या करेंगे? डेबिट। ठीक। कैश के जरिए पे की जा रही है या चेक? चेक। तो चेक का वर्ड मैं लिख तो रहा हूं, इसको काटूंगा, ठीक, समझ आई बात? और अल्फाज जो इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा? बैंक का। मैंने लिख के जान के काटा है, ठीक, ताकि मुझे याद रह जाए बात कि यार चेक नहीं आना, अगर लिखा तो सर ने काट दिया था। सही अल्फाज कौन सा है? बैंक का। बैंक बिजनेस का क्या है? बोलिए। एसेट। बैंक वैसे बिजनेस का एसेट नहीं है, बैंक में जो रकम पड़ी हुई है वो आपकी क्या है? एसेट है। इसमें क्या होगा? डिक्रीज। क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी सैलरीज डेबिट और बैंक क्रेडिट। अमाउंट मेंशन कर दें। अब आगे बढ़े। क्या लिखी है बात? क्रेडिट सेल्स। वही चीज रिपीट हो रही है, एक्सरसाइज 1 में देखा, 2 में देखा। नंबर 8 बोलो बेटा। क्या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट डायरेक्टली एंट्री बना सकते हैं क्रेडिट सेल्स की?
क्रेडिट सेल्स की, बताइए क्या एंट्री बनेगी डायरेक्टली अगर बनाते हैं? रिसीवेबल्स। मेरे भाइयों जो देखें अकाउंट रिसीवेबल वो अल्फाज ये वो लोग इस्तेमाल करें जो कि हैं ही कॉमर्स वाले। अकाउंट रिसीवेबल उनकी जुबान पे चढ़ी हुई है बात। जो नॉन कॉमर्स वाले हैं मैं बेसिकली अभी उनसे मुखातिब हूँ। बताइए क्रेडिट सेल्स की क्या एंट्री बननी चाहिए? जी नॉन कॉमर्स वाले, यहाँ पे भी क्लास के अंदर कॉमर्स वाले मुझे ज्यादा नजर आ रहे हैं। यहाँ तकरीबन कॉमर्स वाले ही सारे। आप बताओ बेटा जल्दी से। जी रिसीवेबल डेबिट और बोले अमाउंट कितना है? जो भी अमाउंट है मेंशन कर दिया आपने। डन। इधर बेटा दे देता हूं। अच्छा जब आप बेसिक्स मुझसे कर रहे हैं ना अभी फिलहाल, तो बेसिक्स करते वक्त आपने अभी किसी से भी कोई गुफ्तगू नहीं करनी। कोई पूछता है एसेट क्या है थोड़ा सा बता दें और जरा शॉर्ट हो जाए आप। अकाउंटिंग में एंट्रीज कैसे बन रही हैं, क्या हो रही हैं, जाहिर सी बात है कुछ तो जवाब देंगे और उसके बाद जरा साइड पे कर लें। जब मैं अपना बेसिक वाला पार्ट कंप्लीट कर लूं ना, ठीक, तो वो जो भी शख्स पूछने वाला आपसे होगा ना वो खुद आपसे पनाह मांगेगा कि यार आप उसको 10 बातें बताने को तैयार होंगे। समझ आ रही बात? लेकिन अभी क्या सिचुएशन है, 1 से 2 क्लासेस हुई, 3 क्लासेस हुई, तो अभी आप इतने महान नहीं हो सकते। ये बिल्कुल इस तरह से कि ABCD मैं भी पढ़ा रहा हूँ, सही है, घर में अब्बू भी पढ़ा रहे हैं, अम्मी भी पढ़ा रही हैं, स्कूल में ही बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है जी, वो नानी क्या जाए नाना क्या जाए तो वहां पे भी पढ़ाई जा रही है। तो बच्चे का एक्सेंट तो ऑब्वियस ही बात है क्या होगा, बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। समझ आ रही है बात? जो ददियाल है वो सिंधी है, जो ननियाल है वो पंजाबी, लेट्स सपोज, तो प्रोनाउंसिएशन में कितना फर्क आ जाएगा। कहने का मेरा मतलब बेटा यहाँ पे ये है कि जब मैं या कोई भी उस्ताद किसी भी चीज की बेसिक्स करा रहा हूं ना, तो यार एक वक्त में एक ही शख्स की बात सुनी जाए, उससे बात की जाए, ज्यादा बेहतर है रादर देन हर बंदा यहाँ पे बन जाता है एकदम चीता कि यार तुम्हें ये नहीं पढ़ा है, खामा-खाई आपको डीमोटिवेशन मिलेगी। पहले मुझे मेरा काम कराने दो, सही है जी, ज्यादा लंबी नहीं। उसके बाद वो लोग जो आज आपसे बैठ के पूछते हैं ना, अच्छा ये किया वो किया फलाना धमाका, इंशाअल्लाह ताला आपको मायूसी नहीं होगी, शर्मिंदगी नहीं होगी। हमने किसी को भी डिग्रेड नहीं करना, लेकिन यार पहले कुछ चीज सही से कर तो लें रीजनेबल अंदाज से, फिर हम जरूर उनसे बहस करेंगे, बात करेंगे। दोनों की बात। तो यहाँ पे भी वो स्टूडेंट जो कॉमर्स वाले हैं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो स्टूडेंट जो कॉमर्स वाले हैं प्लीज जो अभी नॉन कॉमर्स वाले मेरे साथ है ना, उनसे अभी इस हवाले से कोई बात ना करें। आई होप सो आपको बात समझ आ रही है। इस हवाले से भी कोई बात ना करें। वो फिर होगा क्या कि मेरा बनाया हुआ एक पैटर्न है, ट्रैक है, वो उससे आउट हो जाएंगे, कभी मेरी बात सुनने कभी उसकी बात सुनने, बोला बे क्या साला समझ ही नहीं आ रहा। मैंने इसीलिए अपना एक मैसेज दे दिया। और अगर कोई नॉन कॉमर्स वाला कॉमर्स वाले से पूछता है और कॉमर्स वाला बताता है, तो यार इसका मतलब मेरा काम जो है ना वो यहाँ पे हो रहा है खराब। पहले एक दफा मुझे मेरे हिसाब से काम करने दें, उसके बाद भले जितनी बातें करनी है आप करें। नंबर 9 बताइए क्या लिखी हुई है बात नंबर 9 में? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बेटा प्लीज बात करनी है तो बेटा बाहर बहुत सारी जगह है, आराम से बैठ के बात करने में, पीछे भी जगह। नंबर 9 सेल्स रिटर्न। सर सेल्स खाली वर्ड लिखा हुआ होगा ना, खाली वर्ड लिखा हुआ है सेल्स का, खाली वर्ड लिखा हुआ है एक सेल्स का, इसका मतलब क्या है? मतलब गुड्स की सेल्स, सही है जी। गुड्स की सेल, गुड्स की सेल्स मतलब गुड्स की क्रेडिट सेल्स,
खाली वर्ड लिखा हुआ है कौन सा बोले, सेल्स का। तो हम क्या समझेंगे, सिर्फ लिखा हुआ है सेल्स। मैंने बोला क्या है सर, माल की बात हो रही है, माल बेचने की बात हो रही है, समझ आई बात। अच्छा माल तो तुम बेचते हो कैश पे क्रेडिट पे, यहाँ पे कौन सी सर साइलेंट है तो क्रेडिट सेल्स की बात हो रही है। साइलेंट है तो किसकी बात हो रही है, क्रेडिट सेल्स की। अच्छा जी, इसी तरह से लिखा हुआ है वर्ड सेल्स रिटर्न का, ठीक है जी। ये भी क्या मतलब गुड्स की बात हो रही है, गुड्स की सेल हो रही है, या यूं बोल सकते हैं सेल्स मतलब गुड्स की बात हो रही है। सेल्स रिटर्न मतलब यहां भी किसकी बात हो रही है, गुड्स की बात हो रही है। गुड्स की बोलिए, गुड्स की क्रेडिट सेल्स रिटर्न। क्या है, छोटी सी बात समझ आई। खाली वर्ड लिखा हुआ है बेटा सेल्स, आज के बाद से आप क्या जवाब देंगे, खाली लिखा हुआ वर्ड सेल्स मतलब किसकी बात हो रही है, माल की बात हो रही है, सही है जी। तो माल बेचा जाता है क्रेडिट पे, माल बेचा जाता है कैश पे। तो अगर साइलेंट है तो इसका मतलब हमेशा हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, क्रेडिट पे। और कैश के लिए कौन सा वर्ड मेंशन होगा लाजमी, कैश का। अगर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब वी विल ऑलवेज अज्यूम दैट दिस इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब देखिए नंबर 9 में हमने ये बात कुछ नोट की, यहां लिखा हुआ है सेल्स रिटर्न। सर ये कौन सी सेल रिटर्न है, क्या ये वो वाला माल है जो हमने बेचा था कैश पे वो वापस आ गया, या ये वो वाला माल है जो बेचा गया था उधार पे वो वापस आ गया। तो यार बात क्या है, जब खाली लिखा हुआ है वर्ड सेल्स का तो उसका मतलब किसकी सेल्स की बात हो रही है, गुड्स की। गुड्स की सेल हो रही है किस पे, कैश पे उधार पे, साइलेंट है तो उधार पे। इसी तरह से सेल रिटर्न, किसकी सेल रिटर्न, गुड्स, ठीक। सेल रिटर्न के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, वो माल जो बेचा था उधार पे वो वापस आ गया, मतलब दिस इज क्रेडिट सेल्स रिटर्न। मैंने अंग्रेजी में यहाँ पे लिख सकता था गुड्स लिख दिया, तो यहाँ पे गुड्स की सेल, गुड्स की क्रेडिट सेल्स रिटर्न, ठीक। यहाँ पे मैं लिख सकता था क्रेडिट सेल्स रिटर्न भी लिख सकता था, खाली ये भी लिख सकता था क्रेडिट सेल्स रिटर्न। अगर लिखना चाहते हैं यूं लिख दो, क्रेडिट सेल्स, और ये क्या है, क्रेडिट सेल्स रिटर्न। समझ आ गई बात। तो बहुत सारे लोग जिनको जवाब इसका नहीं पता था, नॉन कॉमर्स स्पेशली, उनके सामने बात आ गई, सेल्स की बात मतलब गुड्स की बात। तो ये गुड्स किससे बेचे जा रहे हैं, क्रेडिट सेल्स, सेल रिटर्न। समझ आ गई बात। अब बताइए इसकी मैंने एंट्री बनानी है। जब माल बेचा जाता है उधार पे तो एसेट बढ़ता है, जब माल वापस आएगा तो एसेट क्या हो जाएगा, बोले कम हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ आई बेटा सबको। जब माल बेचते हैं तो एसेट बढ़ता है, जब माल वापस आएगा तो एसेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस एसेट को तुमने किस नाम से पुकारा था, रिसीवेबल। डन। एसेट कम होगा तो क्या किया जाएगा, क्रेडिट। जब माल बेचा था आपने, जब माल बेचा था आपने तो उसको किस नाम से पुकारा था, सेल्स के नाम से। और सेल्स बिजनेस का क्या है, बोलिए, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज। और रेवेन्यू जब कम होता है तो क्या करते हैं, बोलिए, डेबिट। अगर आप वर्ड इस्तेमाल करते हो सेल्स रिटर्न का कॉन्ट्रा रेवेन्यू, सही है जी, चीज और वाजे हो रही होगी। और यहां पे कॉमर्स वाले फाइन ट्यून डेफिनेटली, आई होप सो, हो रहे होंगे अल्फाजों के चुनाव को लेके। अब देखो मैं एंट्री क्या बनाऊंगा, सेल्स स्लैश
सेल्स रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल वो एंट्री जिसकी आपको तलाश थी, वो एंट्री जिसकी आपको तलाश थी। तो आप देखें, मैंने अगर सेल्स डेबिट करता हूं 100% सही हूं मैं, ठीक। सेल्स और मैं 100% सही हूं एंट्री की सूरत में। अगर कोई पूछे कि सेल्स और सेल रिटर्न एक चीज है, मैं बोलूंगा नो, सेल्स इज रेवेन्यू, सेल्स रिटर्न इज कॉन्ट्रा रेवेन्यू। ये है अल्फाजों का सही चुनाव। आई होप सो आपको बात समझ आ रही होगी, रिगार्डलेस ऑफ के कॉमर्स हो या नॉन कॉमर्स हो। जो नॉन कॉमर्स वाले उनको तो बड़ा वाज़ेह मैसेज मिल रहा होगा, और कॉमर्स वाले अल्फाजों के चुनाव को थोड़ा सा बेहतर समझ सकते हैं आप। आगे बढ़िए। नमाज आप लोग पढ़ के नहीं आए थे क्या असर की? ठीक है, बस मैं भी देखिए यार, अगर ऑफ के अल्फाज आप बोलेंगे ना तो मैं क्लास वाकई में ऑफ कर दूंगा, चले जाऊंगा। ठीक, ऑफ की अगर बात बोलेंगे ना तो मैं कोई दूसरी बात नहीं करूंगा, मैं क्लास से चले जाऊंगा। ठीक है, नमाज की बात एक टोटली अलग है, और वैसे जो ऑफ 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 तो भाईजान ऐसे करेंगे तो मैं बिल्कुल मुस्कुरा के बोलूंगा इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। तो फिर मैं एक तो ऑल द वे लंबा रास्ता लेके सारी की सारी बेसिक को एक साथ निपटाना चाह रहा हूँ सीए के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आई कॉम बी कॉम ओ लेवल्स नहीं, सीए के मिजाज के हिसाब से। और फिर इतना ढेर सारा कोर्स जो पड़ा हुआ है आईकेप का, FAR1 का, उसको भी कवर अप करना है। तो एकदम ऑफ कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल हम अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हो, जहाँ ऑफ आता है तो यार फिर सीन हमें भी ऑफ होता हुआ नजर आ रहा होता है कि यार साला उस पर मेहनत कर रहे हो जो बच्चा बार बार बोलते हैं ऑफ ऑफ ऑफ। सही है जी, हम ढूंढ के बताएंगे। अब बताइए, नंबर 9 इज डन, व्हाट अबाउट 10? व्हाट अबाउट 10? पेमेंट फ्रॉम कस्टमर ₹6,000 चेक। अब बेटा बात सुनो, मैं एक चीज और नोट करके लिख रहा हूं कि मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं रिसीवेबल का, मैं कहूं अकाउंट्स रिसीवेबल कहूं, मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं कस्टमर का, मैं यहां पे एक और अल्फाज इस्तेमाल करूं, इधर देखो बेटा, ये जो लिख रहा हूं उसको पढ़ेंगे आप? जो लिखा है सिर्फ इसको पढ़ें, एक्सक्यूज मी, सिर्फ जो लिखा है इसको पढ़ें आप। डेटर, डन। जो लिखा है वो क्या है? डेटर। एक अल्फाज मैंने बीच में यहां पे जोड़ दिया, अल्फाबेट बी डाल दिया, सही है जी। अल्फाज जो है इसके वो है DEBTOR, लेकिन जो बी है वो साइलेंट है। तो इसका मतलब मैं पढ़ूंगा क्या? देखिए, मैंने आपकी जबान से जो पहला अल्फाज निकाला ना, इस हवाले से ये वही अल्फाज है जो आपने खुद कहा है, और उसके बाद मैं आपको सही नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूं कि बी साइलेंट है। लेकिन आपने पहली दफा जिंदगी में जो अल्फाज निकाला वो क्या निकाला? अल्फाज डेटर। और फिर बाद में हमने जोड़ा कौन सा? बी, जिसको कह दिया कि ये क्या है? बोलिए, साइलेंट है। तो मैं रिसीवेबल कहूं, मैं अकाउंट रिसीवेबल कहूं, मैं कस्टमर कहूं, मैं डेटर कहूं, एक बात। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि कस्टमर से पैसा आ रहा है, कस्टमर से बेटा बात सुनिए, पैसा आ रहा है। इधर आपने जब मुझे माल बेचा उधार पे, तो मैं आपका क्रेडिट कस्टमर बना। एक होते हैं कैश वाले कस्टमर और एक होते हैं उधार।
जब आपने मुझे माल बेचा उधार पे तो मैं आपका कस्टमर बना, आपने किसी को माल बेचा कैश पे वो भी आपका कस्टमर बना, लेकिन वो जिसको बेचा कैश पे वो कैश कस्टमर, जिसको उधार पे वो क्रेडिट कस्टमर। आपने मुझे माल बेचा, लेट्स सपोज नंबर 8 में कितना था? 12,000। इसी से इसको जरा रिलेट कर लेते हैं, ऑल्दो से इसका कोई रिलेशन फिलहाल है नहीं। सेल रिटर्न कितनी हुई बोले? 2,000। इधर देखो बेटा, आप लोगों ने मुझे माल कितने का बेचा? 12,000 का। आपने मुझसे लेने कितने हैं? बोले 12,000। बेटा प्लीज जवाब दे दें ताकि मुझे चलने में आसानी हो। आपने मुझे कितने का माल बेचा है? 12,000 का। आपने मुझसे पैसे लेने हैं या देने हैं? लेने हैं। कितने? 12,000। डन। फिर हुआ कुछ यूं कि मैंने आपको 2,000 का माल वापस कर दिया। आपके लिए क्या है? सेल रिटर्न है या नहीं है? क्योंकि आपने क्या की थी? सेल। जब माल आपको वापस आएगा तो क्या है? सेल रिटर्न। डन। लेने कितने थे? 12। जब माल 2,000 का वापस आया तो अभी आपने स्टिल 12,000 लेने हैं या रिसीवेबल में कमी आई? कितने से? 2,000। अब कितना बाकी रह गया लेना? 10। सही है जी। जिससे 10,000 लेने बाकी रह गए वो आपका कौन है? वो आपका कस्टमर है। उसको रिसीवेबल बोलते हैं, अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं, उसको डेटर बोलते हैं। तो देखो लिखा हुआ क्या है? पेमेंट आ रही है कस्टमर से। तो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है? आ रहा है। कैश लिखा हुआ है या चेक? चेक। तो सुनो, जब लिखा हुआ है चेक तो लिखा मैंने अल्फाज बैंक का। बेटा बात समझ आई सबको? बैंक में जाके चेक आपने कराना है जमा, तो जब बैंक में चेक जाके जमा कराएंगे तो बैंक में जो आपका बैलेंस है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्या कर देंगे? डेबिट। रिसीवेबल था कितना? 12। रिसीवेबल कम कितने से हुआ? 2। रह कितना गया? 10। वसूली कितने की हुई? 6। कितने की वसूली हुई? अभी 6। तो जब वसूली हुई कैश आया चेक आया? चेक। मतलब बैंक में जाके चेक जमा कराएंगे तो बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट। डन। बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। पूछा गया क्यों बढ़ रहा है? आप बोलेंगे यार वो कस्टमर से वसूली हुई है। बात समझ आई? कस्टमर से वसूली हुई तो उस कस्टमर को हमने क्या नाम दिया था? बोलिए। आप रिसीवेबल का अल्फाज इस्तेमाल करें, उनमें से कोई भी इस्तेमाल करें। रिसीवेबल बिजनेस का क्या है? बोलिए। उसमें क्या हुआ? कमी। क्या करेंगे? क्रेडिट। डन। रादर देन मैं सिर्फ ये करूं काम कि बैंक डेबिट, रिसीवेबल्स क्रेडिट। फॉर दिस डेबिट एंड क्रेडिट एक्सप्लेनेशन इज दिस। अभी मैं एक्सप्लेनेशन वाला एलिमेंट खत्म करने वाला हूं क्योंकि एक्सरसाइज 3 खत्म हो रही है, तो मैं 4 पे जाऊंगा विदाउट एक्सप्लेनेशन, विदाउट स्ट्रक्चर। ट्रांजैक्शन पढ़ूंगा, एंट्री बनाऊंगा। हमें दिक्कत होगी स्पेशली किनको? जो नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट। हाँ जी, मैंने यह चीज 9 में नोट कराई, खाली लिखा हुआ है सेल्स, मतलब गुड्स, गुड्स की सेल्स। सेल्स के साथ आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब क्रेडिट सेल्स। और अगर लिखा हुआ ही कैश सेल्स है तो फिर मैं अज्यूम करता हूं तो मैं नॉर्मल नहीं। अगर लिखा हुआ है क्रेडिट सेल्स और फिर भी मैं यहाँ पे अज्यूम करूं कि यार ये कैश है, दो बंदा हाथ लगाएगा, भले लिखा हुआ तो है क्रेडिट सेल्स, लिखा हुआ है कैश, नीड नॉट टू अज्यूम। वेयर वी हैव टू मेक सम अजम्पशंस, जहां सेल्स के साथ कुछ नहीं लिखा हो, साइलेंट, साइलेंट, तो इसका मतलब वहां पे कौन सी ट्रांजैक्शन है? क्रेडिट। डन होगी बात। नंबर आइए जल्दी से, इसके बाद ब्रेक ले रहे हैं। कौन सा? 11, 12, 13 एक साथ देख लेते हैं। 11, 12, 13 इसके बाद एक्सरसाइज एंड है। 11, 12, 13 11, 12, 13 आ जाओ बेटा जल्दी से। 11 जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट है, नंबर 11 पढ़िए। नॉन कॉमर्स
नंबर 11 पढ़ें और कोशिश करें बताने की कि इसकी एंट्री क्या। अच्छा सुने, पता है क्या, जब उनको ये कहा जाए कि आप स्ट्रक्चर नहीं बनाओ, डायरेक्ट एंट्रीज बताइए, तो पता है क्या कर रहे होंगे वो लोग? वो पढ़ रहे होंगे क्रेडिट सेल्स, परचेज है ना, एक्सपेंस से इंक्रीज होता है, सर परचेज डेबिट, पेबल लायबिलिटी होती है, इंक्रीज हो गए, सर पेबल क्रेडिट। दिस इज द वे हाउ दे विल रिस्पॉन्ड। मैं इतनी नौटंकी करके बता रहा हूं कि यार आप लोग इस तरह से ऊपर चढ़ोगे आप। तो अगर आपने इस तरह से सोचना शुरू किया, दिस इज वेरी नॉर्मल। सर इसको हम किस तरह से स्पीड अप कर सकते हैं? कोई वजीफा नहीं है सिवाय रिटन प्रैक्टिस के। आई होप आपको बात समझ आ गई, क्योंकि हर चीज को करने का एक तरीका होता है, और अगर एक स्टेप हम लोग छोड़ के दूसरे स्टेप पे डायरेक्ट काम कर रहे हैं, इसका मतलब हमें उसकी अकाउंटिंग में रिटन, कोई भी काम करो यार, प्रैक्टिस हम करते रहेंगे, वो काम हमारी खुद ग्रिप में आ जाएगा। तो वो मैंने आपके सामने एक ड्रामा भी रचा के बता दिया कि ये फीलिंग आएगी शुरू में, लेकिन ये अल्फाज आप कब स्किप करना शुरू हो जाएंगे? जब प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, और कोई इसका हल नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं, कॉमर्स वाले शुरू में अज्यूम ये कर रहे होते हैं यार ये मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि ये भी कोई चीज है, थोड़ा सा टाइम तो दे दें, उसके बाद फिर आपको आईकैप बताएगा कि यार मेरा लेवल क्या है। और एक शिकवा रहा है मेरा और इस लेवल पे खड़े होकर जो दूसरे टीचर्स हैं उनका भी, कि कॉमर्स वाला थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। अगर इस चीज को देख के आप ओवर कॉन्फिडेंट हो तो इसमें नहीं होगा तो फिर किस में होगा यार? मतलब एंट्रीज भी अगर नहीं आती होंगी तो यहाँ पे तो आपका कॉन्फिडेंस बनता है, लेकिन हर लेवल पे अपने कॉन्फिडेंस को जो है ना एक दफा रीअसेस जरूर कीजिएगा। ऐसा ना हो कि वहां पे मेहनत की जरूरत हो और हम समझ रहे हैं कि हाँ यार ये तो हमें चीज आती है। ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स जो आज तक मिला है पिछले सेशन में भी, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स का ज्यादा अच्छा मिला है और मेडिकल वालों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कॉमर्स वालों का शुरू में एक माइंड बन गया और बाद में उन्होंने बोला हो जाएगा हो जाएगा। आईकैप का लेवल वैसा नहीं है जैसे आप सोच के बैठे हैं, और ये सब जानते हैं बात। टफेस्ट क्वालिफिकेशन सबसे टफेस्ट है, लेकिन करने वाले इंसान के बच्चे हैं, ये एक फैक्ट है। आसान कुछ नहीं है। अच्छा एक चीज मैं आपके साथ ये जरूर कहूंगा, कोई भी काम जिसको आप करने जा रहे हो और आपको पता है मुश्किल है, सही है, सब जानते हैं मुश्किल है, आसान कोई भी चीज नहीं है। बार बार बोलोगे ना मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है, बोल नहीं रहे, आपके लिए अजाब बन जाएगी वो चीज। थोड़े से अपने अल्फाजों में, रवैयों में, बिल्कुल मेरा एक बरादराना मशवरा है, बेटा बात सुने, ठीक है इधर मुश्किल है लेकिन मैं अल्लाह की मदद से ये कर लूंगा। आपने ये अपने अंदर एक विर्द लाना है। आप देखें ये छोटा मैसेज मैं आपको नहीं दे रहा, दुनिया जानती है। किसी को भी आप जाके बताएं सीए, अच्छा सीए, ये रिस्पॉन्स, ठीक। तो हम बोलते क्या हो गया भाई, मतलब करते नहीं है लोग क्या? हाँ करते हैं यार, मैं भी तुम्हारा, अल्लाह तुझे कामयाब करे, ठीक। लेकिन वो जो उसने पहली अपनी जख्मी मुस्कुराहट के अंदर हमें चोट दी है ना, आप समझते हैं ना, बड़ी जख्मी मुस्कुराहट, वो तंजिया मुस्कुराहट, वो चीज एक इमेज हमारे माइंड में क्रिएट कर गई, क्योंकि सब जानते हैं दिस इज नॉट द इजीएस्ट क्वालिफिकेशन जो इतने आसानी से आता है। जब ये चीज आपको भी पता है, दूसरे को भी पता है, आप अपने अंदर बस प्लीज यार इस एलिमेंट को ले आओ, अल्लाह मियां मैं जानता हूं मुश्किल है लेकिन मुझे तेरी मदद चाहिए, मैं कर लूंगा। आप ये लेके आओ, खुदा की कसम आप खुद बोलोगे कि यार ठीक है मुश्किल है, मुझे फीलिंग भी आ रही है, लेकिन मैं जिस जात से मुसलसल मदद मांग रहा हूं ना, वो कोई हल्की जात नहीं है। आसमान की तरफ नजरें उठा के देखें, थक जाएंगी नजरें, जमीन की तरफ देखें, आप लोग मुसलसल बातों में लगे हो। अभी देखो हम हर अच्छी बात जो कर रहे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बाहर की जराए की उसमें एक इन्फ्लुएंस आ जाता है, शैतानी कुव्वत भी अल्लाह ने बड़ी दी है। अल्लाह देखो ना, मैं क्या आपसे बात बोल रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं या जो सुनेंगे, हर एक को ये मैसेज दिल पे नहीं लगना है। हिदायत इंसान के हाथ में नहीं है, सिर्फ अल्लाह के हाथ में। सब जानते हैं दिस क्वालिफिकेशन इज नॉट अ पीस ऑफ केक, लेकिन करने वाले इंसान के लोग, इंसान के बच्चे।
आप कर रहे हो, मुश्किलात का सामना आएगा, जरूर आएगा उस वक्त या स्टार्टिंग से ही। मैं जानता हूं अल्लाह पाक ये मुश्किल है, लेकिन मुझे बस तेरी मदद चाहिए, मैं इंशाल्लाह कर लूंगा, क्योंकि तू हल्का नहीं है, तू आसमान का बादशाह, जमीन का बादशाह, समंदर का बादशाह, तू खुद कहता है कि इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। तो अब आप ये देखो, आप मांग किससे रहे हो? समझ आ रही बात? ये छोटे से मेरे खुद जिसे कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जो भी है, इतना कोई हम पप्पू पारसा नहीं है, कोई अच्छे इंसान नहीं है, कोई अच्छे मुसलमान नहीं है, लेकिन यार जो बात की जा रही है इसमें तो इंसान को थोड़ा सा एक फीलिंग आनी चाहिए ना कि यार देखो हम मांग किससे रहे हैं। एक दफा बस आप सीए के ट्रैक पे आ जाएं तो जिंदगी में बहुत सारे आने वाले वक्तों के जो हर्डल्स है ना, मसाइल है, वो खुद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर एक फीलिंग आ जाएगी कि यार मैंने स्टेप जो 1 जो रखा ना, 1 2 3, इसमें आपने दुनिया जहान के बहुत सारे लोगों को सेटअप कॉल दिए। हम लोग उनके लिए नहीं कर रहे, हम लोग अपनी जात के लिए कर रहे हैं। और एक दफा 1 2 3 वाले आप ट्रैक पे आ गए ना, तो इसका मतलब आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप सीए करके क्वालिफाई हो जाएंगे। और बेतहाशा लोग ऐसे होंगे जो 1 2 3 में आ तो जाते हैं, लेकिन वो सरवाइव नहीं करते। सिर्फ क्या सराउंडिंग का प्रेशर, सीए वही वाला तंजिया मुस्कुराहट, या पढ़ने का पैटर्न उनका सही नहीं है। हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक अरसे से देख रहे हैं कि यार स्टूडेंट बेतहाशा आते हैं, चंद रुकते हैं, बाकी सब शॉर्ट हो जाते हैं। अफसोस इस बात का होता है कि यार क्यों नहीं हमने उनसे वो अल्फाज शेयर किए जो हमें अपने औलाद सामने बैठी हो ना, उसको मोटिवेट पंप करने के लिए किए जाए। तो हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। बाकी देखिए, ताली दुआ से बचती है। इंसान अल्लाह से जितना मांगेगा ना, अल्लाह पाक उसको देने को तैयार बैठा, क्योंकि उसके पास कोई कमी नहीं है। और अगर हम ये बोले मेरा दिमाग नहीं चलता, सबसे बड़ा एक फितना दिमाग में चल रहा होता है, शैतानी, मेरा दिमाग नहीं है, मेरा दिमाग नहीं है। यार बेसिकली अल्लाह ने आपको बनाया बेहतरीन मुकम्मल इंसान, उस जैसी चीज कोई और तख्लीक कर ही नहीं सकता। रोबोट्स में भी क्या है, फीलिंग नाम की चीज थोड़ी, हाथ लगाएंगे तो ये थोड़ी बोलेगा प्लीज डोंट टच मी, ऐसा थोड़ी बोलेगा, या वही थोड़ी बोलेगा मतलब क्या कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। समझ तो रहे हैं ना बात, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जा रहा। वैसी चीज अल्लाह की जात के अलावा और कोई नहीं बना सकता, तो बनाने वाली जात अल्लाह की परफेक्ट। आप समझ जाओ मेरी बात, मैं ज्यादा तफसील में जा नहीं रहा। तो ये जो चीज दिमाग में आती है, मुझे मैथ्स नहीं आती, मुझे नंबर्स से मैं भागता हूँ। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर्स का मामलात अमल दखल ना हो? कायनात को भी समझना है तो वहां भी मैथमेटिक्स है। एक लेवल का जाके सर्जन भी बनना है तो वहां भी मैथमेटिक्स है। एक आर्टिस्ट भी बनना है, पेंटिंग शेंटिंग भी अगर आपने करनी है तो यार वहां भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। कोई जिंदगी का काम ऐसा नहीं है जिसमें कैलकुलेशन का अमल दखल ना हो। और जब आप यहाँ पे आ गए हैं तो पीछे नहीं हटना है। रेजिस्टेंस आएगी, एक ही अल्फाज, अल्लाह मैं जानता हूँ मुश्किल है, लेकिन तेरे लिए कोई काम ही मुश्किल नहीं है, तू मेरी मदद कर, इसको आसान कर दे। कितनी ऐसी दुआएं हैं, सुम्मा सबीला यस्सरा, और भी कितनी सारी दुआएं आती हैं। रब्बिश कौन सी नहीं, रब्बिश राहली नहीं, एक और दुआ आती है ना, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन। मेरे भाई, जिस मजहब के भी यहाँ पे लोग बैठे हुए है तो सबका एक अल्लाह ना, जिसको ये आयतें नहीं भी आती है तो खुदा एक। तो मांगने में किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है कि यार इनसे पूछ लें क्या दे देंगे, वो नहीं देंगे। अल्लाह तो हर वक्त हर जगह हाजिर है। मैंने बहरहाल थोड़ी सी ट्रैक से हट के बात की आपसे, सही है जी, आपका टाइम लिया उसके लिए माजरत, मेरा फर्ज था, मैंने आपसे बात की। आपका बस अल्लाह पाक हिदायत दे कि आपको बात समझ भी आ जाए। अच्छा जी, 11 पे आ जाइए जल्दी से। जो ट्रांजैक्शन नंबर 11 है, इस पे आ जाइए। क्या लिखी हुई बात जल्दी से बता दें प्लीज बेटा। क्रेडिट परचेज, एंट्री परचेजेस डेबिट, पेबल क्रेडिट। नंबर 12। अब जैसे एंट्री बता दी, परचेज डेबिट पेबल क्रेडिट। मैं अगर पूछता हूं, बेटा बात सुनना, मैं अगर आपसे पूछता हूं क्रेडिट परचेज की एंट्री, आप जवाब देंगे परचेज डेबिट पेबल क्रेडिट, ठीक। मैं आपसे पूछता हूं क्रेडिट परचेज की एंट्री, अगर किसी ने जवाब यूं दिया कि परचेज सर बिजनेस का एक्सपेंस होता है, इंक्रीज होगा डेबिट, मैं इसको ये कहूंगा मैंने आपसे पूछा नहीं है कि क्यों डेबिट किया क्यों क्रेडिट किया। बेटा बात सुनना, जब मैं पूछूंगा कि क्यों डेबिट तो आप ये जवाब दीजिएगा। आप पॉइंट समझ गए? मैंने आपसे पूछा क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या है, आपने बोला परचेज एक्सपेंस होता है,
जब इंक्रीज होगा डेबिट, मैंने बोला मैं पूछ ही नहीं रहा, मैं तो एंट्री पूछ रहा हूं, ठीक। तो इसका मतलब जो मेरा सवाल है उसका जवाब क्या है, परचेज डेबिट पेबल क्रेडिट। अगर मैं पूछूं कि पेबल क्रेडिट क्यों किया तो आप मुझे वजाहत देना, अदरवाइज वजाहत देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो परचेज चूंकि बिजनेस का एक्सपेंस होता है, इंक्रीज हुआ तभी डेबिट किया। पेबल बिजनेस की लायबिलिटी है, जब बढ़ती है तो क्या किया, क्रेडिट किया। दूसरी बात क्या लिखी हुई है, नंबर 12, जल्दी से बताओ। परचेज रिटर्न सुनना, ये क्या हो रहा है, मैं यहां पे सिर्फ आपकी सहूलत के लिए ये प्लस का साइन लगा रहा हूं। अकाउंटिंग में सामने प्लस माइनस नहीं आता, अकाउंटिंग में सामने प्लस माइनस नहीं आता, अकाउंटिंग में सामने डेबिट क्रेडिट आएगा, सही है जी। आपने जरा पीछे जाके देखा क्या है, उसने बोला अबे भाई ये वही प्लस है माइनस है, जानी सामने सिर्फ क्या है, डेबिट और क्रेडिट। आपने बोला यार पीछे हटो, देखा फिर वही प्लस माइनस। इसका मतलब डेबिट एंड क्रेडिट इज ऑल अबाउट प्लस एंड माइनस। दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द फर्स्ट सेकंड क्लास, ठीक, डन। तो परचेज रिटर्न, ये सिर्फ ऐसे ही सही है, अमाउंट रख देंगे आप, परचेजेस क्रेडिट, ठीक हो गया। मेरा दिल किया मैंने यहां पे परचेज रिटर्न भी रख दिया, लेकिन फिर मैंने बोला पता है ना, आपने बोला हाँ सर पता है, मैंने बोला पता है ना, आपने बोला जी हाँ सर पता है। सेट हो गई वाली बात, ओके। अब आइए नंबर 13, पेमेंट टू सप्लायर। हम नोट कर करके बार बार कुछ चीजें लिख रहे हैं, सप्लायर पेबल, हमने और करके लिखा था ना, क्रेडिटर और अकाउंट्स पेबल, ठीक। आपने जब मुझसे माल खरीदा उधार पे, आपने जब मुझसे माल खरीदा उधार पे, तो मैं आपका कस्टमर बना या मैं आपका सप्लायर? सिंपल सा सवाल है। आपने मुझसे माल खरीदा उधार पे, तो मैं आपका कौन बना? सप्लायर। बड़ी नॉर्मल सी बात। सप्लायर मतलब क्रेडिटर, मतलब पेबल्स। जब खरीदा उधार पे तो इसका मतलब आपने मुझे बाद में आने वाले वक्तों में क्या करनी है, अदायगी करनी है, क्योंकि मैं आपका कौन हूं? सप्लायर हूं, क्रेडिटर हूं, पेबल हूं, अकाउंट्स पेबल हूं। आज आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, आप आज उसको पेमेंट कर रहे हैं, कैश या चेक? बोलो कैश। कैश होता क्या है? डेबिट क्रेडिट बात की बात है, पहले ये तो बताओ कैश होता क्या है? एसेट, क्रेडिट, पैसा जा रहा है। आपसे कोई पूछता है क्यों पैसा जा रहा है, आप बोले यार उस सप्लायर को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो जिसको देना था उसके अमाउंट में अभी इजाफा हो रहा है, वहीं का वहीं रह रहा है या कमी आ रही है? कमी आ रही है, जिसको हम लोग ने नाम क्या दिया? पेबल। बिजनेस की क्या है? लायबिलिटी। उसमें क्या हो रहा है? डिक्रीज। क्या करेंगे? डेबिट। सेट। तो एंट्री बनी पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। मेजॉरिटी टीचर्स किस तरह से डबल एंट्रीज करवाते हैं? ये रहा, ठीक। जैसे उन्होंने कराया वैसे ही मैंने कराया।
वो बात जो सिर्फ लफ्जों की हद तक महदूद रहती है, वो कौन सी बातें? ये यहां पे आपने इसको खुद लिख लिया, जिंदगी भर के लिए आपके रजिस्टर में फिक्स हो। अब अगली एक्सरसाइज पे आइए, अगली एक्सरसाइज पे आए जल्दी से। एक्सरसाइज नंबर 4 ये उठाई गई है एक किताब है अकाउंटिंग की, फ्रैंक वुड, वहां से उठाई गई है। लिखा हुआ है बेटा फ्रैंक वुड। अब सुनो जी, थोड़ी स्पीड में बढ़ाऊंगा। नंबर 1, started in business with pound 18,000 in the bank, ठीक है जी, and 2,000 in cash। इसका उर्दू तर्जुमा, सर कारोबार शुरू किया है 18,000 हमने कहां पे जमा कराए हैं? 18,000 कैश है और 2,000, एक मिनट, 18,000 क्या है बैंक में और 2,000 कैश। तो कारोबार में सरमाया कितना लगाया है? 20,000। अब जरा यहां पे देखिएगा, इधर देखो बेटा, बैंक बढ़ रहा है कम हो रहा है? बैंक बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है। देखो बेटा, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, ओनर की तरफ से सरमाया लगाया जा रहा है तो वो पैसा आ किसके पास रहा है? बिजनेस के पास। तो बिजनेस में जो बैंक अकाउंट खोला गया है उसके बैलेंस में इजाफा हो रहा है या कमी? इजाफा। तो अगर किसी शख्स ने कहा कि बैंक का बैलेंस कम हो रहा है तो उसका मतलब अभी तक उसको यही समझ नहीं आया कि हम लोग रिकॉर्डिंग किसके नजरिए से करते हैं। मैं शुरू से इस चीज को रो पीट रहा हूं भाई, ओनर नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, मैंने इस बात को कितनी दफा रिपीट किया। अब मैं जरा स्किप कर रहा हूं ना तो बहुत सारी चीजें मेरे सामने आना शुरू होंगी, अल्लाह करे अच्छी चीजें ही सामने आए। बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बैंक बिजनेस का अंदर ही अंदर विर्थ चल रहा है। बैंक बिजनेस का एसेट होता है, इंक्रीज होगा। डेबिट कितने से? 18,000। डन। रुकें जरा, रुको जरा बेटा। ये जो एंट्री है, सही है जी, इसको बोलते हैं सिंपल एंट्री। और सुनो, बैंक डेबिट, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। बैंक कितने से बढ़ा? 20। कैश कितने से बढ़ा? 2, सॉरी 18, 2, 20। ये जो एंट्री है इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री। ठीक है जी। नंबर 2, जरा जल्दी से प्लीज। नंबर 2, परचेज गुड्स 580 ऑन क्रेडिट फ्रॉम डी मॉन्टी। मुझे बताइए, माल खरीदा है, किस नाम से पुकारेंगे? परचेज के नाम से। कितना का? 580। खरीदा है कैश पे या उधार पे? उधार पे, पेबल। अब चूंकि नाम हमें मेंशन है उस शख्स का जिससे खरीदा गया है उधार पे, तो उसका नाम हम लोग अपने पास जरूर लिखेंगे ताकि हमें पता हो कि हमने किसको कितना देना है। हमें पता हो किसको हमने कितना देना है। कॉपी करें। ठीक है जी, डन।
इसमें कोई बात पूछनी है? बोलो बेटा, कोई बात इसमें पूछनी है? सिर्फ हमने क्या किया, अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर हट चुका है, डायरेक्ट एंट्रीज बन रही है, और अगर नाम मेंशन है उस शख्स का जिससे खरीदा जा रहा है उधार पे, तो हमने उसका नाम मेंशन करना कि हम लोग पाबंद हैं। नंबर थर्ड, बॉट फिक्सचर्स एंड फिटिंग पेइंग बाय चेक। फिक्सचर्स एंड फिटिंग हमारे कारोबार का क्या होता है? एसेट, नॉन करंट एसेट। लाइक फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने फॉल्स सीलिंग्स खरीदी, हमने टाइल्स खरीदे, राइट? तो ये जो चीजें, फॉल सीलिंग है, टाइल्स हम लोग खरीद रहे हैं कमरे की, फॉर एग्जांपल डेकोरेशन के लिए हमने कुछ सामान खरीदा जो कि वॉल पे फिक्स हो जाएगा या फ्लोर पे फिक्स हो जाएगा या आपका सीलिंग पे फिक्स हो जाएगा, तो इसको हम लोग नाम देते हैं फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स का। तो ये हमारे बिजनेस का नॉन करंट, बेटा प्लीज तार खींच रही है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग का जरा ख्याल रख लो भाई। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स का इसको नाम देते हैं, और ये कारोबार का क्या है बोलिए? नॉन करंट एसेट। तो फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स डेबिट, कैश में खरीद रहे हैं या चेक दे रहे हैं? चेक। तो वर्ड कौन सा आएगा? बैंक का। अमाउंट कितना? 2300। नंबर 4, जल्दी से बताइए। सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश, कैश क्या हो जाएगा? डेबिट, सेल्स, क्रेडिट। अमाउंट 280। 280। आगे पढ़े। किससे खरीदा जा रहा है? जी, खरीदा जा रहा है तो परचेजेस डेबिट। किससे? उधार पे। उधार पे जब आप खरीदेंगे तो जिससे खरीदा जा रहा है उसका नाम लाजमी तौर पे मेंशन करना पड़ेगा। पेबल किसको देने हैं? सी जॉर्ज। अमाउंट नंबर 6, पेड रेंट बाय कैश। तो रेंट बिजनेस का चूंकि एक्सपेंस है, इंक्रीज होगा तो डेबिट, और कैश चूंकि बिजनेस का एसेट है, डिक्रीज होगा क्रेडिट। कितना? 400। नंबर 7, बॉट स्टेशनरी पेइंग इन कैश। सर ये स्टेशनरी बिजनेस का एक्सपेंस होता है। स्टेशनरी बिजनेस का एक्सपेंस होता है, और उस एक्सपेंस में जब इजाफा हुआ तो डेबिट किया। देखें, चूंकि ये फर्स्ट टाइम अभी अल्फाज आया तो मैंने एंट्री बनाने से डायरेक्टली गुरेज किया, मैं यहां पे रुक गया ताकि वो चीज दिमाग में पक्की हो जाए कि भाई एक्सपेंस है। तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, वो ट्रांजेक्शन जो रिपीट होंगी उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, जैसे ही कुछ नया आया तो फौरन उसका स्ट्रक्चर, ताकि वो दिमाग में बात बैठ जाए। और कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट, तो एंट्री बनी स्टेशनरी डेबिट, कैश क्रेडिट। अमाउंट मेंशन कर दें आप। नंबर 8, बोलो बेटा। गुड्स रिटर्न टू डी मॉन्टी। गुड्स रिटर्न टू डी मॉन्टी, उर्दू तर्जुमा, माल डी मॉन्टी को, बोलिए, गुड्स रिटर्न टू डी मॉन्टी।
माल रिटर्न किसको किया गया है? डी मॉन्टी को। तो यार हमारी मजाल के हमने माल वापस किया, हमने क्या किया था जो वापस किया? परचेज। यहाँ पे वो ये नहीं बोल रहा कि परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न, हमने खुद पढ़ के अंडरस्टैंड करना है कि इसका मतलब कहने का क्या है। गुड्स रिटर्न टू डी मॉन्टी। ऊपर आप देखो हमने डी मॉन्टी से खरीदा था, बोले खरीदा था। सर कैश पे खरीदा था, उधार पे खरीदा था, बोले उधार पे। उधार पे ऐसा है कि नहीं? डीएम मैंने लिखा था। डन। तो जब परचेज करते हैं तो एक्सपेंस बढ़ता है और लायबिलिटी भी बढ़ती है। जब माल वापस करेंगे तो एक्सपेंस कम हो जाएगा, लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। डन। लायबिलिटी भी कम होगी, एक्सपेंस भी कम हो जाएगा। तो सुनो, पेएबल डीएम, मैं ये भूलूंगा नहीं लिखना उस शख्स का नाम जिसको माल वापस कर रहा हूं। डेबिट कितना? 82। परचेज, ये मैं ऐसे ही अपनी जाती तसल्ली के लिए ये लिख रहा हूं एक्सपेंस। और वो लोग जो कि ये अल्फाज इस्तेमाल करें, कॉन्ट्रा एक्सपेंस, और ठीक बार बार करने का मतलब ये है कि अल्फाज दिमाग में पक्के हो रहे हैं। नंबर 9 बोलो बेटा। Received rent of 240 by check for sublet of corner space. हमने रेंट अदा नहीं किया, हमने रेंट रिसीव किया क्योंकि हमने कुछ अपने जगह का हिस्सा किराए पे किसी को दिया, सबलेट किया। तो हमने जब अपनी जगह किसी को किराए पे दी और उससे रेंट की वसूली की तो पैसा आता हुआ नजर आ रहा है या जाता हुआ? कैश या चेक? चेक। अब मैं चेक लिख के यू स्ट्राइक ऑफ नहीं करूंगा, बैंक। सर फिर भी आप यहां पे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक। रेंट जब पे करते हो तो तुम्हारा खर्चा होता है, और रेंट जब आप रिसीव कर रहे हो, रेवेन्यू नहीं, इनकम। सर हमारा काम ही क्या है? प्रॉपर्टी को रेंट पे देने का। तो उस सूरत हाल में जो रेंट रिसीव हो रहा है, सही है जी, वो हमारे कारोबार का क्या होगा? रेवेन्यू। और हमने अपने एक दुकान की जगह, बिल्डिंग की जगह, ऑफिस की जगह किसी को किराए पे दे दी, तो हमारा काम प्रॉपर्टी को किराए पे देने का नहीं था। अगर हमारा काम ही होता आपके प्रॉपर्टी को रेंट पे हम दे रहे हैं, तो वहां से जो हासिल होता दैट विल बी आवर रेवेन्यू। और अगर हमने अपनी कोई जगह का कुछ हिस्सा किसी को किराए पे दिया तो उसके लिए जो पैसा आ रहा है दैट इज इनकम। इस हवाले से हमारी सेकंड क्लास में बात हुई थी। बोलो बेटा, इंक्रीज क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी? बैंक डेबिट, रेंट के साथ अगर आप इनकम का वर्ड जोड़ दें तो कोई हर्ज नहीं, और जब पे कर रहे हैं तो रेंट के साथ एक्सपेंस का वर्ड जोड़ दें तो भी कोई हर्ज नहीं, अच्छा लगेगा। अच्छा जी, आगे बढ़े। फिर कौन सा? नंबर 10, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू जीएफ। बेचा जाएगा माल उधार पे तो अकाउंट रिसीवेबल एसेट इंक्रीज डेबिट, सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल जीएफ डेबिट, सेल्स क्रेडिट। Number 11, bought a van paying by check। क्या मैं यहां पे परचेज का अल्फाज इस्तेमाल करूंगा? लिख के काटने का मतलब याद रह जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। क्या मैं यहां पे बॉट का अल्फाज इस्तेमाल करूंगा? नहीं, ठीक। यहां पे अल्फाज कौन सा इस्तेमाल होगा? वैन डेबिट,
किस पे? और बैंक क्रेडिट। तो आप भी लिख के इसको स्ट्राइक ऑफ करें। हाँ जी, आप मोटर व्हीकल बोल दो, वैन बोल दो, बेसिकली हमने उसको परचेज या बॉट के नाम से, बॉट तो क्या मतलब, ठीक, या तो अल्फाज होता है इस्तेमाल परचेज का। अगर आप लोग एक्सरसाइज नंबर 1 में ट्रांजैक्शन नंबर 4 और 7 को एक नजर डालें, एक्सरसाइज नंबर 1 में ट्रांजैक्शन नंबर 4 को पढ़ें और ट्रांजैक्शन नंबर 7 को पढ़ें, तो देखो 4 में क्या लिखा हुआ है, इक्विपमेंट खरीदा गया है किस पे? कैश पे। इक्विपमेंट खरीदा गया है कैश पे, सही है। आप मुझे बताइए, जो आपने रजिस्टर में नोट डाउन किया था, रजिस्टर में जो नोट डाउन किया था, वो क्या नोट डाउन किया है आपने? ट्रांजैक्शन 4 में क्या नोट डाउन किया है? कौन सा अल्फाज आपने नोट डाउन किया? समझ आई बात? इक्विपमेंट डेबिट और 7th में, 7 को जरा पढ़ना, देख रहे हैं आप? वो बात जो आप बाद में जाकर खुद सोचते, यहां पे मैंने आपके सामने बड़ी वाज़ेह रख दी। रीसेल का मीनिंग, ठीक, मीनिंग चेंज कर देगा। इन 4 कुछ नहीं लिखा हुआ था, इसका मतलब खरीदा है इस्तेमाल करने के लिए, तो उसको उसके नाम से रिकॉर्ड करो। खरीदा गया है, जो कुछ पता है इक्विपमेंट, लेकिन लिखा हुआ है बेचने के लिए, देख लो यार। तो 4 और 7 को कुछ लोग अगर सामने दोबारा से रखते हैं तो और चीजें क्लियर हो रही हैं। इसका मतलब कोई भी चीज खरीदी जा रही है, उसका कुछ ना कुछ तो होगा ना नाम। अगर वो खरीदा जा रहा है बेचने के लिए, परचेज बोलो, नहीं लिखा हुआ तो उसको उसके नाम से रिकॉर्ड करो। सर परचेज बोलूं, इक्विपमेंट बोलूं, एक बात है, कैसी बातें करते हैं। परचेज एक्सपेंस है और इक्विपमेंट क्या है? एसेट। ये वाली बात समझ आ रही है? इसका मतलब आप यही नहीं अगर पहचान पा रहे कि इक्विपमेंट बोलूं, परचेज बोलूं, एक बात है, इसका मतलब आपको परचेज और एसेट की डेफिनेशन में कोई फर्क ही नजर नहीं आया आज तक। देखें, बात छोटी नहीं है। मैं आपसे बोलता हूं, मुझे बताइए कि जब आप माल बेचते हैं तो आपने पैसा लेना है, रिसीवेबल क्या है? मैंने बोला मुझे नहीं आता, आप बताएं रिसीवेबल क्या? आपने बोला सर रिसीवेबल लायबिलिटी होती है। तो मैंने बोला रिसीवेबल लायबिलिटी होती है। नहीं सर, लायबिलिटी भी बोल सकते हैं, पेबल भी बोल सकते हैं। मैंने बोला यार इसका मतलब तुम्हें यही नहीं पता कि लायबिलिटी और एसेट में फर्क क्या है। आई होप सो आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं। इसका मतलब लायबिलिटी अलग चीज है, एसेट अलग चीज है, एक्सपेंस अलग चीज है, ठीक। तो ये हमने बात की 4 और 7 किस हवाले से? एक्सरसाइज 1 के हवाले से रिकॉल किया मैंने आपको। डन हो गई बात? नंबर 12 पढ़ो यहां पे। 12 में क्या लिखा हुआ है? पेड द मंथ्स वेजेस बाय कैश। वेजेस दी जा रही हैं कारोबार की तरफ से, पे की जा रही है, तो वेजेस कारोबार का क्या होगा? एक्सपेंस लिख दो या डायरेक्ट ही? वेजेस बिजनेस का एक्सपेंस है, उसमें इंक्रीज होगा तो डेबिट। The proprietor took cash for his own personal use. हाँ जी, जो स्टूडेंट है कॉमर्स वाले, वो मुझे बताइए इसकी एंट्री क्या बनती है? उनके हिसाब से एंट्री बनती है ड्राइंग्स, डेबिट, कैश, क्रेडिट। सुनो बेटा, अब मैं यहां पे कुछ बात करता हूं। सर ये ड्राइंग्स क्या चीज है? जब भी ओनर कारोबार में से अपने जाती इस्तेमाल के लिए कुछ भी निकलवाएगा, जब भी ओनर
कारोबार में से अपने जाती इस्तेमाल के लिए कुछ भी निकलवाएगा, इस सिचुएशन को हम लोग नाम देते हैं क्या? ड्राइंग्स का। क्या नाम देंगे? ड्राइंग्स। अब मुझे बताइए, सॉरी, कि जब ओनर कारोबार में इन्वेस्ट करता है तो किस नाम से पुकारा था? कैपिटल। और जब ओनर कारोबार में से कुछ निकलवा रहा है अपने जाती इस्तेमाल के लिए, तो इस सिचुएशन को हम लोग एक नाम से पुकारते हैं, बोलते हैं ड्राइंग। सर व्हाट इज ड्राइंग? व्हेनेवर ओनर withdrew anything out of business for his personal use is known as what? बोलिए, ड्राइंग्स। भाईजान ठीक हो गया? अच्छा जी, कुछ लोगों ने एंट्री यूं बनाई कि कैश बिजनेस का एसेट है, जब जा रहा है तो क्रेडिट कर दिया, बेहतरीन, कोई मसला नहीं। जब पैसा आएगा तो डेबिट होगा, जा रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट। फिर कुछ लोगों ने कैपिटल स्पेशल लायबिलिटी, हेलो, डिक्रीज, तो डेबिट किया। डन? क्योंकि उनके दिमाग में थे पैसा आया कारोबार में तो कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, जब निकलवाया तो कैश क्रेडिट, कैपिटल डेबिट। बेहतरीन, जबरदस्त काम। समझ आ रही है बात? जो रटी रटाई चीज है वो अपनी जगह, जो चीज का अभी इजाफा हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। यानी कि जब इन्वेस्टमेंट की कैश की सूरत में तो कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, जब निकलवाया तो कैश क्रेडिट, कैपिटल डेबिट। लेकिन सर हमने ये वाली एंट्री देखी नहीं है। हमने जो एंट्री देखी है ना, वो कौन सी वाली देखी है? ड्राइंग्स। जगह मेरे पास जरा शॉर्ट है। ड्राइंग्स, कॉन्ट्रा कैपिटल सुनो, क्या ये वाली बात समझ आई? तो मैं आपसे पूछता हूं यार, ये ड्राइंग क्या है? ड्राइंग में क्या होता है? सुने जरा, जवाब सुनना यार। ड्राइंग में क्या होता है? सर सरमाया जो लगाया था वो कम हो जाता है। ड्राइंग्स में क्या होगा? जो सरमाया लगाया कम हो जाएगा। तो आपने एंट्री बनाई कैश क्रेडिट, सरमाया डेबिट। बेटा बात सुनिएगा, कैश क्रेडिट, सरमाया डेबिट, कैश क्रेडिट, कैपिटल डेबिट। और किसी ने बोला सर जिस तरह से जब आपने परचेज किया और माल वापस किया तो परचेज रिटर्न का अल्फाज इस्तेमाल किया, और परचेज रिटर्न को आपने क्या बोला? कॉन्ट्रा एक्सपेंस। तो क्या इस दर भी कोई ऐसी सूरत हाल है कॉन्ट्रा शॉन्ट्रा के हवाले से? बिल्कुल है। अगर आप अल्फाज इस्तेमाल करते हो ड्राइंग का, तो ड्राइंग का मतलब ही क्या है? जब ओनर कारोबार में से जाती इस्तेमाल के लिए कुछ निकलवाएगा बोलते हैं ड्राइंग। तो सर ये ड्राइंग है क्या? यार ये कैपिटल को रिड्यूस करता है। ड्राइंग है क्या? बोलिए, कैपिटल को रिड्यूस करता है। ड्राइंग है क्या? कैपिटल को रिड्यूस करता है। बात समझ आई? ड्राइंग में होता क्या है? जब भी ओनर कारोबार में से अपने जाती इस्तेमाल के लिए कुछ भी निकलवाएगा, किस नाम से पुकारेंगे? बोलिए, ड्राइंग। तो ड्राइंग है क्या? यार ये कैपिटल को रिड्यूस करता है। रिड्यूस करता है, रिड्यूस करता है किसको? कैपिटल को। बात समझ आ रही है? मैं यहाँ पे रिड्यूस नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं? कॉन्ट्रा। तो ड्राइंग जो है कॉन्ट्रा कैपिटल को क्या कर रहा है? बोलिए, बढ़ा रहा है। कॉन्ट्रा कैपिटल को ड्राइंग क्या कर रहा है? बोलिए, बढ़ा रहा है। कैपिटल जब बढ़ता है तो क्या होता है? क्रेडिट। और जब कम होगा तो क्या करेंगे? बोलिए, डेबिट। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ड्राइंग्स के हवाले से जो आज आप एंट्री देख रहे हो और आगे आने वाले वक्तों में जिंदगी में बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे? ड्राइंग डेबिट, कैश क्रेडिट। कोई कहेगा कि कैपिटल भी तो डेबिट कर सकते हैं। मैंने बोला करना चाहो कर लो, लेकिन जो उमूमन हम करते हैं वो क्या करते हैं? ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट। अब सुनिए, आपने बोरिया बिस्तरा पहले से बांध लिया। अब मैं यहाँ पे एक आपको काम दे रहा हूं, सुनिए। और ये वो काम है जो कि
नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट ने हर हाल में करना है कल की क्लास से पहले। सुने, मुझे नहीं पता कि कितने कॉमर्स वाले हैं या कितने नॉन कॉमर्स, लेकिन अगर नॉन कॉमर्स वाले हैं और कल हमारी अगली क्लास है जिसमें हमने शुरू कर देने हैं क्या, टी अकाउंट। ये क्या है देखेंगे कल की क्लास से पहले उन्होंने क्या करना है। सुनो, इस डिसिप्लिन पे प्लीज जरूर आपने काम करना है, क्योंकि कल जब मैं क्लास लूंगा और उसमें टी अकाउंट्स कराऊंगा और उस वक्त ये वाला काम अगर हुआ होगा तो आप एंजॉय करेंगे, नहीं तो आप बोलेंगे यार हम लोग पता नहीं कहां फंस गए। प्लीज जो मैं काम दे रहा हूं उसको लाजमी तौर पे करना है। सुनिए, ये जो आपके पास एक्सरसाइज 1 से लेके 4 तक है, आपका टास्क पहला क्या है, इस डिसिप्लिन पे आज हर हाल में काम करना है, दिल चाहे या ना चाहे। भले सैटरडे नाइट है, सो व्हाट। आपने 1 से लेके 4 तक स्ट्रक्चर, एंट्रीज 1 से 4 का डन। 2 एंट्रीज, या यूं करें, काम को जरा शॉर्ट कर रहा हूं। 1 से लेके 3 तक जी भाई, मैं समझा दूं मैं क्या मांग रहा हूं आपसे। एक्सरसाइज 1 से लेके 3 का आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, एंट्रीज बनानी है, और फिर यानी कि कितनी दफा आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, 3 दफा। कितनी दफा एंट्रीज बनाएंगे, 3 दफा। सुनो, नया कुछ नहीं दे रहा। 3 दफा स्ट्रक्चर बनेगा एक्सरसाइज 1 to 3 का, 3 दफा हो गया। एंट्रीज बनेंगी 3 दफा, लेकिन एंट्रीज इसके सपोर्ट से बना रहे हो आप। मेरे टास्क को बाईपास नॉन कॉमर्स वाले खुदा के वास्ते नहीं कीजिएगा, आपसे गुजारिश है। एंट्रीज 1 से लेके 3 तक की बनानी है, लेकिन एक सहारे के साथ बनानी है, राइट। टास्क 1 वही सारा काम 1 से लेके 3 तक, सहारा नहीं चाहिए, डायरेक्ट बनानी है एंट्रीज। और फिर एक्सरसाइज 4 में स्ट्रक्चर खत्म, एंट्रीज। सर अभी एक्सरसाइज 5 नजर आ रही है, 6, 7, 8, 9, 10 छोड़ दें, समझे है ही नहीं। आप इस काम को सेट कर लो, बाकी मैं संभालूंगा, क्योंकि कल की क्लास, मैं फिर बोल रहा हूं, ये काम नहीं हुआ वो होगा, कल की क्लास में फिर मत आइएगा। और मुझे अनफॉर्चुनेटली कल भी क्लास में बोलना पड़ेगा कि आज हमारी 5वीं क्लास है, यानी कि नेक्स्ट क्लास दैट विल बी द 5th क्लास, और जिन्होंने शुरू की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास नहीं ली हुई तो वो अभी लीव करें, चले जाएं। यानी कि कल मैं स्टार्टिंग में ये बोलने वाला हूं। आप लोग से गुजारिश है, स्पेशली जो नॉन कॉमर्स वाले, ये काम उन्होंने करके आने। इसी डिसिप्लिन पे बेजारियत आ रही होगी, कोई मसला नहीं, लेकिन सिर्फ ये कल वाला, आज वाला काम कर ले, कल आप एंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफिज।